इस टाइम क्या लगता है ये अजीबो-गरीब बुल मार्केट टाइप नहीं लग रही है कि बुल लोग कह भी रहे हैं बुल मार्केट है, लेकिन यार मेरे सिक्के तो बढ़ नहीं रहे। तो हुआ क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिटेल की तो लग चुकी है वाट। रिटेल को आप भगा दोगे दिवाला पीट के, तो ऑल्ट कॉइन कहाँ से चलेगा? तो अनरेगुलेटेड मार्केट में ये सब तो प्रॉब्लम होनी है। ट्वीट का यही मतलब था कि आज अगर मैं समराइज करूं तो यार अगर मैं बिटकॉइन में भी इन्वेस्टेड रहता और कुछ नहीं करता तो भी मैं अपसाइड मेरा बिटकॉइन में भैया पैसे बिटकॉइन में ज्यादा बंद। अगर ये हमने रिटेल का कत्लेआम बंद नहीं किया इस इंडस्ट्री ने, तो मैं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जा। तो जो लोग की वॉल स्ट्रीट पे डिमांड है उनकी, तो वो तो सिक्के मेरे ख्याल से थोड़े से चल सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी बंद भी हो जाएगी, बिटकॉइन कहीं जाने वाला है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के बाद डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज आएंगी और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी बाय करेंगी। आपको लगता है कि इथेरियम अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ तक पहुंचा और जो नौकरी से निकलवाओगे। क्यों ये इथेरियम फाउंडेशन इथेरियम क्यों बेचता रहता है टाइम? इथेरियम वालों का ड्रामा ना कभी आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि इथेरियम का चार्ट आप देखोगे ना इतने साल से, तो वो पहले 1500 जाता है, फिर 80 जाता है, फिर 4800 जाता है, फिर 1200 जाता है। तो इथेरियम में रहने के बाद आपका चरित्र बहुत अलग किस्म का हो जाता है। ये भी अब लोग बता रहे हैं कि इथेरियम को आने वाला जो थ्रेट ये है कि इथेरियम की जरूरत क्या है, सब अपनी अपनी एल्बम्स लेके आ जाए। यू थिंक कि सोलाना को वही सक्सेस मिलेगी जो बिटकॉइन और इथेरियम को मिली है? जैसे आप ये बैंकलेस को देखें ना, तो वो ऐसा उनको वो ऐसी बातें करेंगे जैसे धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, जबकि लेकिन उनका सोलाना भी होगा, उनका धर्म भी होगा। उनका धर्म भी बदलता रहता है। इथेरियम में जो अच्छी क्वालिटीज है ना, वही सोलाना में भी है। तो कई सारी हैं, कई सारी नहीं है। अगर सोलाना स्पॉट ईटीएफ गेट्स अप्रूव्ड, अगर ये जो ईटीएफ से पैसा आने लगा और चार्ट ऊपर को जाने लगा, तो 500 तो 50। इथेरियम का थोड़ा सा ये एग्री करते हो टॉमली $15,000 $16,000 बीएनबी को आप यहाँ पे ज्यादा पॉइंट दोगे कि बीएनबी की नेटवर्किंग स्किल और सीजी की नेटवर्किंग स्किल्स की वजह, क्योंकि आपने बाइनेंस में काम भी किया है, यू थिंक स्टेबल कॉइन is going to flourish a lot? फाइनेंस तो ऑन चेन बहुत सारा आने वाला है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर, वो तो अब इसमें कोई शक नहीं है, जैसे स्टेबल कॉइन्स और डीफाई। आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने फाउंडर से मिलते हो, सबसे ज्यादा बुलिश किस पे हो इस वक्त? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑल्ट कॉइन चल नहीं रहे, तो ये अब और वो वाले चल रहे हैं जिसमें फाउंडर घपला कर रहा है। पैसा बहुत लोगों ने कमाया इस इंडस्ट्री में, लेकिन इज्जत बचा के निकलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एआई इतनी तेजी से मूव हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम ने अभी कैच ऑन नहीं किया। आपको पता है ज्यादा बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि यार आईआईटी नहीं तो फिर क्या, तो वो क्या करें? तो नया नया काम सीखते रहें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है और उससे फिर अपॉर्चुनिटी। मेरी एक सलाह है इस पे आखिरी जाते जाते कि भाई, अगर आपको लाइफ में बहुत खुश हो और चैन है, और आपको इस चैन में बोरियत हो रही है कि आपको चैन से परेशानी है, तो क्रिप्टो ट्विटर पे चले जाओ। ठीक है, तो क्रिप्टो ट्विटर पे आपका सारा चैन चला जाएगा। किसी दिन आपको लोग बहुत खुश कर देंगे, ओ तेरी सिक्का बढ़ गया, ओ तेरी, और किसी दिन अगले दिन गिर जाएगा तो कहेंगे अब दुनिया खत्म होने वाली है, साइकिल है स्टॉप। तो आपको अगर अपनी खुशी से परेशानी है तो क्रिप्टो ट्विटर पे टाइम स्पेंड करो। मैं तो यही सलाह दूंगा सबको कि भाई कुछ लाइफ में अच्छा काम करो, यूजफुल काम करो, और उस पैसे से बिटकॉइन खरीद के रखो। मेरे साथ है चेन योडा। तो जो हम लास्ट टाइम हम लोग टोकन 2049 में मिले थे दुबई में, और उस टाइम आपने कुछ बड़ी अच्छी बातें करी थी, और वो आपका एक कॉइन, एक आपका ना टर्मिनोलॉजी रहती है सिक्का, कि सिक्के बढ़ेंगे सिक्के कम होंगे। इस टाइम क्या लगता है ये अजीबो-गरीब बुल मार्केट टाइप नहीं लग रही है कि बुल लोग कह भी रहे हैं बुल मार्केट है, लेकिन यार मेरे सिक्के तो बढ़ नहीं रहे। और आपने एग्जैक्टली टोकन 2049 में बोला था कि सारे सिक्के नहीं बढ़ेंगे, इस बार बड़ी हेटेड सी रहेगी ये तुम्हारी बुल मार्केट। और वाकई में लोगों से पूछो बुल मार्केट है, कह रहे सर मेरा वाला सिक्का तो बढ़ नहीं रहा। एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। और बुल मार्केट अब ये लोगों की आखिरी जो उम्मीद है वो अक्टूबर पे है कि यार सितंबर तो डाउन रहता है, ये अक्टूबर में उम्मीदें। आपको अभी भी लगता है कि आप उस चीज पे अभी भी कन्विंस्ड हो कि सारे सिक्के नहीं बढ़ेंगे? और इस टाइम आपकी सिचुएशन क्या है, आप कैसे देख रहे हो इस वक्त मार्केट को? मेरे ख्याल से तो सिचुएशन वही है जो पहले थी। जो लोग देखिए, सिक्के केवल स्टॉक मार्केट में खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले तो वीसी लोगों ने बहुत लालच करा। तो जब सेलेस्टिया $2 से $20 का पंप हुआ था ना, तो फिर सारे सिक्कों का वैल्यूएशन सीड राउंड में 400 मिलियन 800 मिलियन इस तरह के वैल्यूएशन चल रहे थे। लोगों ने तो 1-1 बिलियन तक का सीड राउंड रेस करा। उससे पहले 2019 में आप जाओ तो 20 मिलियन 30 मिलियन 5 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक का सीड राउंड होता था, ठीक है। तो उसमें पैसे 20 गुने बनने का चांस होता था। आईसीओ में भी सिक्के, मतलब अब रिटेल बहुत पहले आ जाता था, तो बाद में या तो बंद हो जाती थी दुकान फ्रॉड में, जैसे ईओस वगैरह की, भाई पैसे लेके भाग गए लोग, या फिर पैसे बनते थे रिटेल के, राइट, अगर बीएनबी में है या कहीं। तो अब क्या हो गया कि वीसी लोगों ने, और स्पेशली बिग चेक वीसी, तो जो बहुत बड़े बड़े फंड है, इन लोगों ने क्या किया कि इनको बड़े चेक लिखने में आसानी होती है ना,
तो अब बड़े चेक तभी लिखोगे जब आप यार 10 मिलियन लगाओगे तो 100 मिलियन पे लगाओगे, तो 40 मिलियन लगाओगे तो 400 मिलियन पे लगाओगे ना, नहीं तो वो वैल्यूएशन इन लोगों ने पुश कर दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि सेलेस्टिया के कारण लोगों को ये लगने लगा कि अब क्रिप्टो इंडस्ट्री फंडामेंटली चेंज हो गई। चलो वो कहानी चलती, लेकिन तब तक आ गया पंप फन। तो हाँ। पंप फन ने और सोलाना का जब मीम कॉइन क्रांति ने ये सारी कहानी बंद करा दी, तो उस समय ये नैरेटिव चला कि देखो ये जो वीसी लोग के सिक्के हैं, हाई एफडीवी लो फ्लोट, यू नो कि मार्केट में बहुत कम सिक्के हैं लेकिन वैल्यूएशन दिख रहा है 10 बिलियन, तो हाई एफडीवी लो फ्लोट बोलते हैं उसे। तो ये चलने वाले नहीं है, अगर रिटेल को पैसा बनाना है तो मीम कॉइन खरीदो। तो अब ये कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों के पैसे बहुत बने, और स्पेशली इनसाइडर्स के पैसे बने, और ये हिडन डेविस जैसे जैसे जिसने वो मिलई सिक्का लॉन्च किया था या ट्रम्प वम्प लॉन्च किया, तो इन लोगों के पैसे बने और बाकी जनता का दिवाला पिट गया। तो मार्केट मेकर ने पैसे बनाया उसने। तो हुआ क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिटेल की तो लग चुकी है वाट, ठीक है। तो क्योंकि जब वो यही है ना कि अनरेगुलेटेड मार्केट में ये परेशानी बहुत होती है, बहुत प्रिडेटोरी टाइप का मार्केट है, माने कि जनता के लिए मार्केट बहुत खराब है। तो आम जनता के लिए या तो मार्केट मेकर पैसा बना रहे वॉल्यूम पे, या फिर एक्सचेंजेस पे शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं। तो जिन लोगों ने ओटीसी में सिक्के खरीदे, मार्केट मेकर्स और ये लिक्विड फंड्स वगैरह ने, उन लोगों ने फिर एक्सचेंज पे शॉर्ट करे सारे सिक्के। तो रिटेल, जैसे पहले बाइनेंस पे पैसे बनते थे, अब बाइनेंस पे भी पैसे बनने बंद हो गए जनता के, कि भाई वैल्यूएशन लिस्ट ही 1-2 बिलियन पे हो रहा है, तो उसके बाद फिर इमीडिएटली अगर ये सब ट्रेडर लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो भाई पैसा कैसे बनेगा, सिक्का तो नीचे ही जाएगा। तो जैसे बेरा चेन को देखो, उनका फ्लोट ज्यादा था तो गिरता ही रहा। तो इस चक्कर में क्या हुआ, रिटेल की तो लग चुकी है वाट। तो अब रिटेल ने बनाए हैं पैसे स्टॉक मार्केट में, तो रॉबिनहुड पे पैसा बना है, चाइना में स्टॉक मार्केट में रिटेल का पैसा बना है, और तो रिटेल के लिए क्रिप्टो हो गया थोड़ा मुश्किल। और तो उस चक्कर में अब भाई अगर रिटेल ही नहीं रहेगा तो ऑल्ट कॉइन कैसे चलेंगे, तो ऑल्ट कॉइन तो रिटेल ही खरीदता ना, क्योंकि बिटकॉइन तो पहले से लोगों के पास पड़ा है, बिटकॉइन इथेरियम एक्सआरपी सोलाना, तो अब उसमें तो रिटेल की अपसाइड यहाँ से आती है कि ऑल्ट कॉइन में जमीन ग्राउंड फ्लोर पे घुसो और फिर पैसा पंप हो तो बने। तो अब वो अगर रिटेल को आप भगा दोगे दिवाला पीट के, तो ऑल्ट कॉइन कहाँ से चलेगा। तो अनरेगुलेटेड मार्केट में ये सब तो प्रॉब्लम होनी थी। तो अब मुझे नहीं, कोरिया में थोड़ा बहुत चल रहा है रिटेल, बट अब केवल वही सिक्के चल रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं। जैसे इथेरियम भी हालत खराब थी हमारी, तो फिर ये टॉम ली आ गया, उसने माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह अपना इथेरियम चला दिया। अब कायल समानी सोलाना चलाना चाह रहे हैं। तो ईटीएफ जिनका है और डिजिटल एसेट ट्रेजरी वाला मेटा चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट पे जो सिक्के आप बेच लोगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि रिटेल डिमांड रेट कट्स के बाद भी ज्यादा आने वाली है। तो मैं तो भैया, मेरा भी काफी पैसा डूबा है, मतलब ऐसी बात नहीं है, वेंचर कैपिटल के नाम पे, तो एंजल इन्वेस्टिंग है वो, जब चलेगा चलेगा। लेकिन अभी तो हालत बहुत खराब है। फिर ये बीच बीच में ट्रम्प मीम कॉइन में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, 70 बिलियन पे गया था, लेकिन जो जनता के पैसे थोड़ा ना बने उसमें, इनसाइडर्स के पैसे बने, जो पहले से जिनको पता था कि सिक्का आने वाला है, या फिर कुछ एक्सचेंजेस वालों के पैसे बने, कुछ लिक्विड फंड्स के पैसे बने जिनको इनसाइडर नॉलेज थी। तो ऐसा यार, एक गैर कानूनी मार्केट ज्यादा दिन चलता है नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए, अब क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो कहते हैं ना, मोरिनो ने कहा कि इफ आई से टू मच देयर विल बी बिग ट्रबल। आई अंडरस्टैंड। आपने एक ट्वीट किया था, मैं भी अभी वो स्क्रीन पे ट्वीट ले आऊंगा। आपने एक ट्वीट किया था कि यार मैं इतना टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं इतने टाइम से सभी को जानता हूँ। मैंने बहुत एक्साइटमेंट में कई एंजल इन्वेस्टिंग करी, मैंने एक्साइटमेंट में कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया अर्ली डेज में। बट आज मैं समराइज अगर करूँ अपनी जर्नी, आपके ट्वीट का यही मतलब था कि आज अगर मैं समराइज करूं तो यार, अगर मैं बिटकॉइन में भी इन्वेस्टेड रहता और कुछ नहीं करता तो भी मैं अपसाइड मेरा बिटकॉइन में भैया पैसे बिटकॉइन में ज्यादा बनते तो नहीं। अब ये तो देखो, एंजल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है, तो उसमें तो एक ही सिक्का चाहिए होता है जो आपको, जैसे एक सोलाना काफी होता है ना। तो ये तो जो है लॉन्ग टर्म मीम कॉइन ट्रेडिंग टाइप का धंधा है, तो इसमें तो ऐसे कोई टेंशन है नहीं, कभी ना कभी चलेगा, कभी अच्छे अच्छे फाउंडर हैं जो बना रहे हैं। बट लेकिन हाँ, अगर बिटकॉइन होल्ड करने को बीट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बहुत कम फंड्स हैं मतलब जिन्होंने बिटकॉइन को बीट किया है, ठीक है। और अब बिटकॉइन को भी सेलर ने चला दिया। ऐसा नहीं है कि भाई अब बिटकॉइन को सेलर ने पंप कराया, उसके बाद फिर ईटीएफ से डिमांड आई। तो जैसे क्रिप्टो में बोलते हैं ना कि पहले चार्ट पेंट कीजिए,
तो जब चार्ट ऊपर को जाने लगेगा तो फिर जनता खरीदने लगती है। तो वही सेलर ने जब पंप कराया तो ईटीएफ से डिमांड आई, वैसे ही टॉम ली ने पंप कराया तो फिर ईटीएफ से डिमांड आई। तो ये तो क्रिप्टो की साइकोलॉजी कुछ बदली नहीं है, पर एक्शन जो है वो बाइनेंस से अब नैस्डैक पे शिफ्ट हो गया। तो अब स्टॉक मार्केट पे ही सिक्के जो बिक रहे हैं। तो अगर आपको सिक्के अपने बढ़ाने हैं तो स्टॉक मार्केट पे बेचिए। अभी बाइनेंस और अपबिट पे थोड़े बहुत चल जा रहे हैं। अपबिट पे 1 दिन 2-3 दिन पंप आता है। लेकिन रिटेल की हालत सर, मतलब अगर ये हमने रिटेल का कत्लेआम बंद नहीं किया इस इंडस्ट्री ने, तो मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ये पंप फन ने बहुत बर्बादी करी, हाई एफडी भी लो फ्लोट ने बहुत बर्बादी करी। अब जिस पेड़ पे आप बैठे हो, जिस डाल पे बैठे हो उस रिटेल की, उसी को काट दोगे तो भाई कहाँ से धंधा चलेगा। तो अभी तो हालत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा रेगुलेशन, इसीलिए अब A16Z वाले लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्लैरिटी एक्ट लेके आए, थोड़ा तो कानून हो ताकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थोड़ा सुधरे। तो लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो हालत थोड़ी खराब है। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी आई एम मेनली होल्डिंग मेजर्स, या फिर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, और या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में जिनकी पहुंच है, और मेरे जो पोर्टफोलियो में भी हैं लोग, उनको भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जाके वॉल स्ट्रीट पे फोकस करो, क्योंकि अभी तो 6 महीना साल भर वही चलने वाला है। अगर कुछ चल गया तो मुझे बहुत खुशी होगी ना, मेरे पास भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पड़े हैं, बट उम्मीद मेरी थोड़ी कम है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर आपका एक्सेस वॉल स्ट्रीट पे है तो वहां पे जैसे सर्कल का आईपीओ है, बिटमाइन है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, जितनी भी जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो कंपनीज हैं या डैट्स हैं, ठीक है, या डैट्स हैं या माइनिंग कंपनीज के स्टॉक है, उनको अगर आप लोगे तो दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म क्रिप्टो। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग राइट नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नाउ। डैट का शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म में माइक्रो स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छे से, सेलर ने बहुत अच्छा काम किया। वो S&P 500 में घुस गया तो वैसे ही वो भी अभी हुआ नहीं, बट कभी ना कभी वो चला जाएगा। तो वो भी डबल होगा और बिटकॉइन भी डबल होगा, क्योंकि उसे 11-12 बिलियन मिलेंगे जिनसे वो बिटकॉइन खरीदेगा। तो लेकिन बहुत सारी डैट्स चलने वाली नहीं है। तो डैट के शेयर्स में अगर आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ डैट्स तो ऐसे हैं जिनके पास कोई कैश नहीं है, जैसे अपने ही ईथर या अपने ही बिटकॉइन देके ट्रेजरी कंपनी खड़ी करके स्टॉक मार्केट में शेयर बेच के लोगों से पैसा ले रहे हैं, मतलब पंप एंड डंप टाइप चला रहा है। तो ऐसे तो डैट से बहुत सावधान रहिए। डैट वही अच्छी है जैसे जैसे BMNR ने बहुत सारा कैश उठाया मार्केट से। तो ये बिटमाइन है, उन्होंने बहुत, जिनको कैश देने को तैयार है मार्केट, उसका तो स्टॉक चल सकता है। अगर मार्केट कैश नहीं दे रहा है और आपका उसको, जिसको कहते हैं ना MNAV प्रीमियम, कि शेयर, आपकी जो शेयर प्राइस है, मार्केट कैप है, वो डिवाइडेड बाय जितने के सिक्के पड़े हैं, उसको बोलते हैं MNAV प्रीमियम। जैसे आपके पास 10 लाख के ईथर हैं और 12 लाख के शेयर्स आपके मार्केट में हैं, तो 1.2 12/10 ये आपका MNAV प्रीमियम होता है। तो सेलर का MNAV प्रीमियम अभी भी 1.36 1.4 टाइप है। तो ऐसी डैट में तो आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सिक्कों की वैल्यू ज्यादा है और शेयर की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट इसे कैश देने को तैयार नहीं है। ठीक है, मतलब भरोसा नहीं है मार्केट का। तो ऐसे में तो आप पैसा मत लगाओ, चुपचाप सिक्के खरीदो, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, ये 3 सिक्के तो ठीक ठाक अभी हालत में है। अब जैसे कायल समानी ने भी सोलाना की बना ली है। तो जिनकी इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, हो सकता है XRP की भी हो। तो जो लोग की वॉल स्ट्रीट पे डिमांड है उनकी, तो वो तो सिक्के मेरे ख्याल से थोड़े से चल सकते हैं अगर ये स्टॉक मार्केट चलता रहा। अगर स्टॉक मार्केट ही बैठ गया तो फिर सिक्कों की हालत तो खराब होने वाली है। पर अभी वो बैठेगा नहीं, क्योंकि अभी रेट कट्स होने वाले बहुत सारा। तो ये ट्रम्प जो है वो डंप नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी इज्जत टिकी हुई है उस पर। तो तो द प्रेसिडेंट ट्रम्प सीज की भाई उनकी जो सफलता है वो स्टॉक मार्केट प्राइस से वो देखते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट चल रहा है तो उन्हें लगता है कि इकोनॉमी चल रही है। अब ऐसा नहीं कि इकोनॉमी सबके लिए चल रही है, बट उनका मानना है कि भाई देखो स्टॉक मार्केट अच्छा है तो हम अच्छा कर रहे होंगे। तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करेंगे। तो रेट कट करेंगे, फिर वो करेंगे। तो जब तक वो स्टॉक मार्केट ऊपर रख सकते हैं तब तक ये डिमांड आती रहेगी। ठीक है, तो जब तक ये डिमांड आती रहेगी तो उन कंपनियों में, डिजिटल एसेट ट्रेजरीज में, जिनमें कैश आ रहा है, मार्केट जिन्हें शेयर के बदले कैश देने को तैयार है, उन वो जो सिक्के खरीद रहे हैं, जैसे बिटकॉइन, मैं माइक्रो स्ट्रेटजी का मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। ठीक है, मुझे ना उसको सोचने का ताकत है ना वो। तो जब भी माइक्रो स्ट्रेटजी ऊपर जाता है मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी केवल बिटकॉइन खरीदने से ऊपर जाता है। और बिटकॉइन पे मुझे लॉन्ग टर्म में भरोसा है। ठीक है, कि अगर माइक्रो स्ट्रेटजी बंद भी हो जाएगी ना, तो भी बिटकॉइन खरीदने के लिए अबू धाबी वाले, भूटान वाले, जापान वाले बहुत सारे लोग पड़े।
तो माइक्रो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से मैनेज किया सेलर ने। अभी इथेरियम में जो अपना आप ये ये कह रहे हो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर और अगर बिटकॉइन में कंपेयर करें तो मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं बिटकॉइन खरीदूंगा, मैं ऑब्वियसली शेयर बिटकॉइन खरीदूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप सोना खरीदो, सोने पे सो सकते हो ना, बिटकॉइन अगर 30% गिर भी जाएगा तो 10 साल बाद तो उसको मतलब 5-10 गुना होना ही है। तो क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है नहीं, बहुत ही यूनिक एसेट है, और क्रिप्टो करेंसी बंद भी हो जाएगी, बिटकॉइन कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है, मतलब डू योर ओन रिसर्च। तो तुम आई विल नॉट बाय माइक्रो स्ट्रेटजी, क्योंकि कल को वो सेलर क्या करेगा, माइक्रो स्ट्रेटजी का क्या होगा, वो सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करना। तो पर बिटकॉइन खरीद के मैं सो सकता हूँ, गिर गया तो गिर गया, पड़े रहेगा। तो माइक्रो स्ट्रेटजी बहुत वोलेटाइल है, अगर आप शेयर मार्केट ट्रैक करते हैं और आपको समझ है तो आप कर सकते हो, पर मुझे तो समझ, मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं तो बिटकॉइन ही खरीदूंगा। राइट। अच्छा, ये जो नया ट्रेंड है डिजिटल एसेट ट्रेजरी का, अगर मैं देखूं, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइक्रो स्ट्रेटजी के बाद डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज आएंगी और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी बाय करेंगी। ये तो सिलेबस के बाहर से एक सरप्राइज आ गया। पर अच्छा, जब अब आप मिले थे दुबई में तो आपने बोला था कि अबू धाबी या दुबई वाले कोई एक बनाने वाले हैं, लेकिन हाँ, वो फिर जो लुबिन, जो इथेरियम के को-फाउंडर हैं, उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी लेके बना दिया। खुद ही जिम्मेदारी ले उसके ली। बाद हाँ, खुद ही जिम्मेदारी ले ली। मतलब हाँ, मैं जो का फैन हूँ, मैंने उनके लिए पहले काम किया, आपने काम किया। तो मैंने काम किया कंसेंसस हाउ में, इज तो ही एज ए पर्सन? वैसे जो बहुत, जब भी पॉडकास्ट में देखता हूँ तो बहुत शांत, बहुत ही इंट्रोवर्ट थोड़ा पर्सनालिटी लगते हैं, बट एक्शन उनके काफी लाउड है। हाँ, जो बहुत उन्होंने जिंदगी बहुत देखी है, तो पहले वो सब कुछ, पहले गोल्डमैन में थे, फिर वो अच्छा। कुछ एसेट मैनेजमेंट में थे, फिर हम्म, फिर जमैका चले गए थे, कुछ संगीत कर रहे थे, फिर बिटकॉइन उन्होंने खरीदा था, फिर इथेरियम उन्हें मिला तो उन्होंने उसमें बहुत हेल्प की और उसी को बनाने में बहुत काम किया। तो वो थोड़े जेन मास्टर टाइप के हैं, मतलब हम्म, उन्होंने इतने धक्के खाए हैं कि उन्हें अब ये ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है चीजों से। तो हम्म, सब अच्छा। तरह के लोग, उन्होंने, वो कहते हैं ना, घाट घाट का पानी। तो हम्म, जब मैं कंसेंसस में था तो एक एक टीम उनसे $6 मिलियन लेके भाग गई थी, और उन्हीं को फिर जब उन्होंने कहा कि भाई क्या चल रहा है, काम कहाँ है, जो आपने 6 मिलियन लिए थे, जिसके लिए वो वाकया सुनाता हूँ, तो एक 6 मिलियन लिए थे, उसका काम कहाँ किया, तो उन्होंने फिर जो लोग इनको ये सू कर दिया था, तो कि मुकदमा कर दिया था कि सर पैसे क्यों मांग रहे हो, मतलब उन्हीं के पैसे ले गए और उन्हीं पे मुकदमा कर दिया। तो जो लोग ने इतने तरह के लोग प्राणी देखे हैं कि अब उन्हें इन सब बातों से फर्क पड़ता नहीं है, वो मतलब जिंदगी बहुत अच्छे से जी है, बढ़िया से, उन्होंने सब कुछ हम्म, देखा, धक्के खाए हैं। तो काफी हाँ, शांत और ज़ेन प्रकृति के आदमी हैं, तो लेकिन काम जब भी करते हैं तो दबा के करते हैं, मतलब फोकस एकदम, और स्टार्टअप फाउंडर है, रिस्क बहुत लेते हैं, हम्म, मतलब, और ऐसा फाउंडर फिर वही है जो गलतियां भी बहुत करता है, पर उसी चक्कर में अच्छे काम भी बहुत होते हैं, तो बहुत बड़े हम्म, रिस्क टेकर है। लेकिन काफी जेन मास्टर किस्म के आदमी हैं, उन्हें ज्यादा इन सब छोटी मोटी बातों से फर्क पड़ता नहीं है, तो अब आके आ गए वापस और कर दिया। तो उसके बाद फिर ये टॉम ली को मौका दिखा, तो उन्होंने, टॉम देखिए, जो लोग मिशनरी हैं, इथेरियम से 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम्म, उनका इथेरियम बना भी उनके कारण है कई कई मामलों में। तो फिर टॉम ली भी उतने मिशनरी नहीं है, पहले बिटकॉइन की बातें कर रहे थे, फिर हाँ, एक्सआरपी हाँ, की बातें कर रहे थे, फिर सोलाना की हाँ, बातें कर रहे थे, अब इधर आ गए हैं। तो हाँ, लेकिन उनकी भी, वो कहते हैं ना कि भाई कहीं पे मिशनरी काम आता है, कहीं पे मर्सिनरी काम आता है, हाँ, तो टॉम ली ने काम तो बहुत अच्छा किया है, चाहे वो हाँ, क्या है, सच्चे मुसलमान हो ना हो, हाँ। पर काम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें हमें खुशी है, और क्या बोलेंगे। नहीं, तो ऐसे ऐसे लोग भी चाहिए भाई। सो यू थिंक, आप अगर मैं इसको एक नाम लूं तो क्या अपॉर्चुनिटिस्ट कहा जा सकता है टॉम ली अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, हाँ हाँ, तो भाई वॉल स्ट्रीट में तो ऐसा ही आदमी चलता है ना, वॉल स्ट्रीट का तो को? काम ही अपॉर्चुनिटी है, तो बैंकर तो अब अपॉर्चुनिटी पे नहीं खेलेगा, चांस पे डांस नहीं करेगा, तो हाँ, बैंकिंग क्या करेगा। तो अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपने बड़ा अच्छा वैसे ना कैटेगराइजेशन करा दो पर्सनालिटीज को, बांटने की कोशिश करी इस कन्वर्सेशन में। मैं समझ रहा हूँ कि एक होते हैं मिशनरी, जैसे कि माइकल सेलर जैसे लोग और जो लुबिन जैसे लोग, जो अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, और एक हो गए टॉमली जैसे लोग जो कभी बिटकॉइन की बात करते हैं, कभी एक्सआरपी की बात करते हैं, अभी इथेरियम की बात कर रहे हैं।
तो हम फ्यूचर में ऐसे देखेंगे कि लोग मिशनरी और अपॉर्चुनिटीज वाली कैटेगरी बढ़ती चली आई जाएगी? थिंक हर आदमी में दोनों बातें होती हैं। तो अगर आप हाँ, जो को भी देखेंगे, वो भी वॉल स्ट्रीट से आए हैं और उन्होंने भी मतलब पैसा तो बहुत बनाया है, तो और हाँ, अपॉर्चुनिटीज भी उन्होंने ली हैं, ऐसा बाहर भी उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हुँ, उनमें मेरे ख्याल से 10% मर्सिनरी होगा, 90% मिशनरी है। टॉम ली में उल्टा है। तो हर आदमी में देखो थोड़ा तो जो लोग क्रूसेड्स में भी जाते थे, लूटपाट तो करते ही थे। तो हुँ, या फिर जिन लोगों ने धर्म प्रचार के लिए आक्रमण किया, उन लोगों ने हुँ, भी लूटपाट तो करी। तो हर आदमी में दोनों होते हैं, पैसा सभी को बनाना है। हुँ, लेकिन माइकल सेलर में भी अपॉर्चुनिस्ट होगा, क्यों नहीं होगा भाई? पहले माइक्रो स्ट्रेटजी चला रहे थे, वो कर रहे थे। तो मिशन दो, हर आदमी में दोनों चीजें होती हैं। हुँ, हुँ। हाँ, टॉम ली बैंकर हैं प्राइमरली, और जो लुबिन प्राइमरली बिल्डर हैं। तो वो फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों की जरूरत है ना। अच्छा तो एक बात हर बताओ, तरह का आदमी चाहिए भाई, सबके लिए जगह है। हर आदमी हाँ, मिशनरी कहाँ से हो जाएगा? ऑनेस्टली एक बात बताओ, आपको हम्म। लगता है कि इथेरियम अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ तक पहुँचा है? इस मतलब कि जो उसने अपना ऑल टाइम हाई अभी बनाया और जो मरवाओगे भाई। या निकलवाओगे, डैट की नौकरी वजह नौकरी से नहीं, निकलवाओगे। नहीं, नहीं, अरे आपको नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो आप बड़े आदमी नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बेयर मार्केट में हर आदमी को नौकरी की जरूरत पड़ती है। वैसे क्रिप्टो में हाँ जैसे भाई, ऑलवेज बी हम्बल कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है नौकरी की, कभी भी जरूरत पड़ सकती है है एकदम। ना? हाँ, तो खाली बुलवाओगे, फिर ये वीडियो कहीं निकल के आएगा तो। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतने टाइम से इथेरियम और सोलाना और सब देख रहे हो, इथेरियम फाउंडेशन में भी रहे हो। व्हाट डू यू थिंक कि ये डैट्स की वजह से इथेरियम यहाँ तक पहुँचा या वाक़ई में उसके फंडामेंटल स्ट्रेंथ उसको यहाँ तक आई लाई? आई थिंक दोनों। सो डैट इथेरियम का इसलिए चला, देखो मैं भी इथेरियम में काफी साल काम किया है, और आज भी कर रहा हूँ। हुँ, तो 10 साल से हम लोग मतलब ब्रांड बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये ब्रांड जो इथेरियम का है, उसको आप फंडामेंटल नहीं कहोगे क्या? केवल वो जो सोलाना के कसिनो को या हाइपर लिक्विड के कसिनो को आप फंडामेंटल कहोगे? वो तो भाई कला है। हुँ, तो हुँ, revenue is only one of the on-chain revenue is only one of the fundamentals. तो कम्युनिटी स्ट्रेंथ, डेवलपर क्वालिटी, कितने लोग आ रहे हैं, ब्रांड क्या है, आप तो टॉमली ऐसे ही चला लेता अगर एंटरप्राइज इथेरियम अलायंस और ये ब्लैक रॉक हुँ, ने इतना काम हुँ, नहीं किया होता। ब्लैक रॉक बिडल हुँ, पे भाई इथेरियम पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म था। इतना लोगों ने उससे पॉलीगॉन आया, उससे आर्बिट्रम आया, उसी से हाइपर लिक्विड और ये सारी चीजें आई है, ईवीएम चेन्स आई हैं। तो वो फंडामेंटल नहीं है। तो एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, उसके अब ये मैंने ये भाई $500 का थोड़ा बनता है, तो $50 का बनता है, 500 में देता हूँ क्योंकि भाई ब्रांड है, राइट? तो ब्रांड है, तो इथेरियम की ब्रांड वैल्यू, इसीलिए आज डैट भी चल रहा है। अगर आप हमने 10 साल से उसकी इतनी मेहनत, इवेंजलिज्म, मार्केटिंग नहीं करी होती, या फिर कम्युनिटी नहीं बनाई होती, टेक्नोलॉजी में इतना काम नहीं होता, प्रोडक्ट्स इतने डीफाई, आवे, टीवीएल इतना है, यूनिस्वैप है, तो ऐसे ही चल जाता। ऐसे थोड़ा ना होता। तो फंडामेंटल्स हैं भाई। पर वो फंडामेंटल, अब जॉन चार्बनो और ब्लॉक वर्क्स वालों को ग्रांट मिल जाती है, तो फिर वो अच्छे लोग हैं, लेकिन अब उनके जो बैग्स हैं उनको पंप करते हैं। वैसे ही अपने क्रिस बर्निस की, सब हम भी अपने अपने बैग्स पंप करते हैं भाई, यही चलता है, यही चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स हैं इथेरियम के, वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं कि ऑन चेन रेवेन्यू उतना नहीं है अभी, हुँ। लेकिन बाकी सारी चीजें तो हैं। कम्युनिटी है, ब्रांड है। अब एक्सआरपी का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है। बिटकॉइन का क्या रेवेन्यू है? तो ऑन चेन रेवेन्यू बिटकॉइन का कुछ नहीं है, लेकिन ब्रांड है, बिलीफ है लोगों का। तो तो चल रहा है। तो बस ये भी सब फंडामेंटल्स है, वो सब आप इग्नोर करोगे और केवल सेलेक्टिवली देखोगे, ये तो कोई बात नहीं है। यार लेकिन एक बात बताओ आप इसको क्यों ये इथेरियम फाउंडेशन इथेरियम क्यों बेचता रहता है टाइम टू टाइम और उसकी टाइमिंग इतनी अ, मतलब जिस टाइम पे एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि यार डैट्स आ गई है इथेरियम इज गोइंग टू लाइक मून एंड तभी खबर आती है कि इथेरियम फाउंडेशन इज सेलिंग इथेरियम हाँ, कैसे थोड़ा हुआ कि ये इतनी 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 दयनीय हालत में है फाउंडेशन कि उनको थोड़े थोड़े दिन बाद जबकि उनको पता है कि इसका बहुत नहीं बुरा नहीं नहीं इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, अगर आप देखोगे ना, तो इथेरियम हाँ, फाउंडेशन ने 10 साल में करीब 2.8 बिलियन के सिक्के बेचे हैं, ठीक है। हाँ, और एट द करंट एट द मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड एट द टाइम जब बेचे। लेकिन 2.8 बिलियन के सिक्के बेच के उन्होंने 550 बिलियन का सिक्का बनाया, ठीक है। हम्म, तो अब उसको आप बाकी फाउंडेशन से कंपेयर करोगे, तो लोगों ने हम्म, 500, उससे कहीं पांच, पोल्का डॉट ने भी भाई 1 बिलियन का सिक्के बेचे होंगे, लेकिन बना क्या, 4 बिलियन का बना है, 5 बिलियन का बना है। तो
तो इथेरियम फाउंडेशन हैज आउट परफॉर्म। हाँ, अच्छा, थोड़ी बेवकूफी है कि इस तरीके से सितंबर में अगर जब देखें, भाई आई थिंक सितंबर में आपने बड़ा सीजनैलिटी सही है, कहा। हाँ, राइट, सितंबर में पता है कि डंप होता है, उस टाइम पे बेचना, अगस्त में बेचा हुँ, नहीं, सितंबर में हुँ, बेच रहे हैं, वो थोड़ा बेवकूफी तो है, कि वो हुँ, ट्रेजरी मैनेजमेंट में थोड़ा, भाई थोड़े लोग होने चाहिए जिनको पता है कि मार्केट क्या होता है, क्या करता है। वो भाई हाँ, अगस्त में बेचते तो 5,000 का बिकता। तो हुँ। ये थोड़ी है, तो उसके लिए कंप्लेन किया है लोगों ने, ऐसी बात नहीं, मैंने भी 2-4 मैसेज डाले कि भाई आपने ट्वीट किए? नहीं, ट्वीट नहीं, मैंने मैसेज भी किया अब लोगों को कि भाई अब क्या कर रहे आपका हो ट्वीट यार ना बड़ा अजीब होता है, वो कई बार समझ नहीं आता एक्चुअली, वो उसको 1-2 दिन बाद समझ में आता है। मैंने ये भी देखा है, एकदम समझ नहीं आता है। तो वो तो बाय डिजाइन है सर, मतलब अभी डिलीट करने हैं सारे, बेयर मार्केट में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अभी सारे ट्वीट डिलीट होंगे, मैंने आर्काइव डाउनलोड कर लिया, फिर मर्ज से लेने जाना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। सीरियसली मतलब आप कई बारी भावुक हो जाते हो बुल मार्केट में। अरे भाई, बहुत बहुत यातना, टॉर्चर कहते हैं ना हिंदी में, यातना। तो 2019 में हम कंसेंसस में बादशाह थे, हाँ, तो फिर नौकरी चली गई, तो रोड पे आ गए। फिर जितने लोग, फिर किसी के पास नौकरी नहीं थी, तो वो ट्रॉमा जो है, ये हाँ। इथेरियम वालों का ट्रॉमा ना, कभी आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि इथेरियम सही का कह रहे हो। चार्ट आप देखोगे ना इतने साल से, तो वो पहले 1500 जाता है, फिर 80 जाता है, हाँ, फिर 4800 जाता है, फिर 1200 जाता है। तो सही बात है। इथेरियम में रहने के बाद आपका चरित्र बहुत अलग किस्म का हो जाता है। तो आप, ऐसा हाँ, लगता है वियतनाम से लड़के आ रहे हो, तो सीमा से लड़के आ रहे हो, तो उसके बाद आदमी थोड़ी फटी फटी लेके घूमता है। तो यार एक बात बताओ, वैसे ये जो स्ट्राइप की जो टेम्पो L1 आ रही है यार, एक बात बताओ, ये भी अब लोग बता रहे हैं कि इथेरियम को आने वाला जो थ्रेट ये है कि इथेरियम की ज़रूरत क्या है, सब अपनी-अपनी L1s लेके आ जाएँगे। अब इसमें भी एक डिबेट छिड़ गई है कि स्ट्राइप जैसा प्लेटफ़ॉर्म, दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर अपनी L1 ला रही है, तो दैट इज़ अ सिग्नल कि वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन दिस थिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इथेरियम। और लोग कह रहे हैं कि ऐसे अगर हर कंपनी अपनी L1 लाने लगी, तो इथेरियम के ऊपर जो एक्सपेक्टेड था ट्रैक्शन वो कहीं न कहीं नहीं होगा और लोग अपनी-अपनी एल1s ले आएँगे। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू आर सीइंग? हाँ, फ्यूचर इज अनसर्टेन, राइट। आई मीन, अगर मुझे फ्यूचर पता होता तो मैं अभी गांव चला जाता और पैसे खुद ही आ जाते। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट रियली हुँ, नो द आंसर, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ब्लॉकचेन की डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा जरूरत है नहीं। तो स्ट्राइप की जो वैल्यू है, जो डेविड मार्केस है ना, बिटकॉइन के बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, पहले लिब्रा के बॉस थे फेसबुक में, तो लिब्रा हुँ, उन्होंने बनाना शुरू किया था। तो डेविड मार्केस पेपैल से आए हैं, बहुत पेमेंट्स के ज्ञानी हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई, ये अगर कानून जो है ना, ये हर बॉर्डर पे बदलता है। हुँ, तो जैसे कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी का कानून अलग है कई मामलों में, तो वैसे ही यूरोप का कानून अलग है, चाइना का कानून अलग है, इंडिया का कानून अलग है। अगर किसी को ये लगता है कि एक कंपनी पूरा इंटरनेट डोमिनेट कर लेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट करना चाहते थे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बना के, तो वो हुआ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट डिड नॉट ओन द इंटरनेट, ओपन स्टैंडर्ड जैसे नेटस्केप या ये सारे स्टैंडर्ड्स ने इंटरनेट डोमिनेट किया, ठीक है। तो अब तो इसीलिए आज हम माइक्रोसॉफ्ट को रेंट नहीं दे रहे ना दिन रात। हुँ, तो स्ट्राइप को अगर ये लगता है कि भाई ये सारा कंट्रोल कर लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक तो स्ट्राइप के कंपेटिटर भी हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्राइप के पास सारा हुँ, शॉपिफाई अपना चालू कर देगा, कोई और कर देगा। तो वैसे ही सब लोग फिर अपना अपनी दुकान खोलेंगे। तो एक तो ये है, दूसरा फिर ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिकन कंपनी को मैं अपने इंडियन पेमेंट सारे दे दूंगा, ठीक है। तो इंडिया में हुँ, यूपीआई है, बिना ब्लॉकचेन के बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। यूरोप में सीपा है, बिना ब्लॉकचेन के बहुत अच्छा चल रहा है। भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कुछ अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ब्लॉकचेन इज नॉट द बेस्ट टेक फॉर एवरीथिंग। हुँ, ब्लॉकचेन इज अ वेरी बैड डेटाबेस, ठीक है। तो कुछ चीजें, ब्लॉकचेन वर्क्स ब्यूटीफुली क्रॉस बॉर्डर, जहां पे कानून चेंज हो जाता है, वहां पे फिर आपको कोई एक न्यूट्रल सिस्टम चाहिए, बिटकॉइन जैसा, जो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो हुँ, अगर कॉर्पोरेट कंट्रोल में है, तो फिर सरकार उस पर चढ़ जाएगी। भाई, चाइना वाले कहेंगे हमें टैक्स दो, यूरोप ने अभी गूगल को फाइन किया, तो वो स्ट्राइप को ऐसे ही अपना पूरा यूरोपियन पेमेंट्स अमेरिकन कंपनी को दे देंगे। ये नहीं होने वाला, चाइना वाले दे देंगे, ये कोई बकवास है। तो ऐसा हुँ। नहीं हो सकता। तो अमेरिका में डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम में बहुत खराबियां हैं, तो फेड ना उनका बना नहीं है, तो इसलिए वो स्टेबल कॉइन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। बट स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू भी क्रॉस बॉर्डर बहुत ज्यादा है, जैसे डीफाई में या फिर चाइनीज एक्सचेंजेस के बीच में, तो वो सर्कल का आईपीओ हो गया बड़ा सा, तो सब लोग को आंखों में पैसे दिख रहे हैं। तो अब स्ट्राइप वालों का आईपीओ तो हो नहीं रहा, 10 साल से 24 फंडिंग राउंड रेज कर चुके हैं, हुँ, तो अभी आईपीओ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है सिक्के छाप के निकलना चाह रहे हैं, कि क्या मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब पैसा सबको दिख रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इथेरियम को या सोलाना को, ये जो ऑन चेन परमिशनलेस सिस्टम्स है, इनको कम्पीट कर लेंगे, क्योंकि इनका वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि भाई जहाँ पे कानून चेंज होता है वहां पे फिर ब्लॉकचेन काम करती है ना, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, या फिर तो अब वो स्ट्राइप कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। सब बीच में पैसा बना के बहुत सारे लोग निकलेंगे। अब पहले ट्रॉन देखो, ट्रॉन बहुत साल से चल रहा है, 2016 से जस्टिन सन ने चलाया हुआ। तब भी ये था कि भाई इथेरियम से बहुत ज्यादा पेमेंट होता है उसको, ठीक है। तो ट्रॉन इज यूज्ड इन टर्की, ट्रॉन इज यूज्ड इन नाइजीरिया चाइना कॉरिडोर, टेदर मोस्टली ट्रॉन पे चलता है। तो ऐसा नहीं कि इथेरियम बंद करा दिया ना, इथेरियम इज मोर वैल्यूएबल देन एवर। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब, अब जिसके पास इथेरियम के सिक्के नहीं है, ब्लॉक वर्क जॉन चार्बन वो फट करते हैं, तो करने दो भाई, हमें क्या है। ऐसा नहीं, पर ऐसा भी नहीं होगा कि इथेरियम सब कुछ डोमिनेट कर ले, ऐसा नहीं होने वाला कि सब कुछ इथेरियम पे ही होगा और सोलाना बंद हो जाएगी, सुई एप्टॉस बंद हो जाएंगे, या फिर नई ब्लॉकचेन नहीं आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मोनाड नहीं आएगी, तो भाई लोग, बहुत बड़ी दुनिया है भाई, इनोवेशन होता रहेगा। तो कुछ L2 बनाएंगे, कुछ L1 बनाएंगे, बहुत सारी चीजें फेल हो जाएंगी, तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। पर ऐसा नहीं है कि स्ट्राइप की चेन आ जाएगी तो इथेरियम बंद हो जाएगा, क्योंकि इथेरियम डिलीवर्स क्रॉस बॉर्डर न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो जहां पे कोई कानून नहीं है वहां पे कोड कानून है। तो ये केवल बिटकॉइन और इथेरियम से पॉसिबल है, ये स्ट्राइप की चेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्ट्राइप को तो फिर सरकार फाइन कर देगी ना, तो फोन लगाएगी भाई क्या कर रहे हो। तो इसीलिए लिब्रा बंद हो गया, नहीं तो फेसबुक इतने बड़े कंपनी थी भाई, स्ट्राइप क्या चीज है उसके सामने। मे बी लिब्रा की जो टाइमिंग थी वो बहुत पहले उसने वो आ गया, शायद आज लिब्रा आता तो शायद सक्सेसफुल होता। व्हाट इज योर टेक? समय बड़ा बलवान है भाई, ऐसे कहते हैं ना हमारे देश में, समय बड़ा बलवान है। तो आज ये ट्रम्प चल रहा है, कल को मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर अगर जॉब मार्केट खराब रहा तो फिर डेमोक्रेट आएंगे। 3 साल बाद हो सकता है कि ट्रम्प ना रहे और उनकी सरकार चली जाए और डेमोक्रेट्स आ जाए। तो देखो ये कानून तो बदलता रहेगा, कानून वही है, इंटरप्रिटेशन बदल गया है। पहले क्या था कि कानून को गेंसलर इंटरप्रेट कर रहे थे, वॉरेन इंटरप्रेट कर रहे थे, अब ये तो इथेरियम ब्लॉक और इंटरनेट का वैल्यू प्रोपोजिशन ये है भाई कि कानून बदलता रहेगा, लेकिन हमारा एक न्यूट्रल सिस्टम है, जो बिटकॉइन की तरह कि भाई कोई सरकार आए हमसे मतलब नहीं है। जब चाइना बैन करता है तो लोग अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका बैन करता है तो भूटान चले जाते हैं। तो तो ये केवल इंटरनेट पे, ब्लॉकचेन पे पॉसिबल है, और ये ब्लॉकचेन का कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है। अगर आपको अमेरिका का कानून फॉलो करना है तो आप अमेरिका में अच्छा सिस्टम बनाओ ना, डेटाबेस लगाओ भाई, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया डेटाबेस हैं, क्यों ब्लॉकचेन पे टाइम खराब कर रहे हो। तो वैसे यूपीआई इंडिया में चल रहा है, यूपीआई तो ब्लॉकचेन पे नहीं चल सकता है। तो इतना बढ़िया सिस्टम है, मतलब स्टेबल कॉइन्स आर क्लंकी कंपेयर टू यूपीआई, लेकिन तो ये मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक लोग ब्लॉकचेन को समझते नहीं है, और बीच में पैसा बना के निकलना कोई बुरी बात नहीं है। देखो चांस पे डांस कर रहे लोग, पैसा मिल रहा है तो लेना चाहिए ना, तो वो अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। बट ऐसा नहीं है कि इथेरियम सोलाना बंद करा देंगे, या बिटकॉइन को कितने साल से लोग बंद करा रहे, कुछ हुआ? बैंकलेस का ये कहना है कि अल्टीमेटली गेम ये होगी कि जितनी भी ये चेन्स आएंगी, कॉर्पोरेट चेन, कॉर्पो चेन्स, इनको नाम भी दे दिया उसने कि कॉर्पो चेन्स जितनी भी आएंगी अल्टीमेटली ये L2s ही बन जाएंगी इथेरियम की। यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आज बन गई क्या, सोलाना L2 हो गई क्या? तो नहीं, बट डिपेंड करता है, मतलब सोलाना इज नॉट कॉर्पो चेन, मतलब हम नहीं, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट्स की जो आ रही। अब तो बेस इज अ कॉर्पो चेन, कॉइन बेस की चेन है ना। तो बैंकलेस वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते हैं वहां पे, तो उनके मित्र हैं, ग्रांट है, पता नहीं क्या है। बैंकलेस वाले तो यार कुछ भी बोलते हैं, तो उनको बोलने दो, ठीक है। अब मेरे को कल को बेस वाले ग्रांट दे देंगे, मैं भी कहूंगा कि बहुत बढ़िया चीज, तो वो छोड़ दो। बैंकलेस की बातों का वो नहीं है, नसुर न ताल। तो वो इथेरियम, अब वो बोलते हैं जो पार्टी बोलती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चेन एवलांच चल रही है, एवलांच L2 है, नहीं है। तो वैसे ही बेस L2 है, कल को बेस L1 भी बन सकती है। रॉबिनहुड वालों ने बोला पहले L2 बनाएंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये सब समय के साथ बदलता रहता है, इस सब का कोई सुरताल नहीं है। लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ लोग L2 बनाएंगे, कुछ L1 बनाएंगे, और कुछ जैसे हेडेरा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है ना, उसमें 40 एंटरप्राइजेस हैं जो गवर्नेंस अच्छा खासा सिक्का चला रहे हैं बैठ के। मतलब मेरे मित्र हैं, एरिक पिचिनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी इथेरियम पे बैठ जाएगा। भाई दुनिया बहुत बड़ी है। बैंकलेस को जाके ये बताओ कि 8 बिलियन लोग हैं, और हार्डली 100 मिलियन लोगों ने आज तक ऑन चेन कुछ भी यूज किया है। तो भाई 80 गुना हमें जाना है, या 800 गुना, मैं तो भूल गया कितना होता है। तो ऐसा नहीं कि सब एक ही चेन सब कुछ चला लेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इथेरियम
ऐसा नहीं कि बिटकॉइन बंद हो जाएगा, इथेरियम बंद हो जाएगा क्योंकि भाई कोई कंपनी आ गई है, तो ब्लॉकचेन की को ना समझने से सारे दुख हैं। ब्लॉकचेन की वैल्यू वहां पे है जहां पे कानून बदल जाता है समय के साथ या स्पेस में, समझ रहा तो हूँ। वहां पे जो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बिटकॉइन की जिसको तरह। न्यूट्रलिटी की जरूरत है, जो वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, उनका कोई सानी नहीं है, एग्जैक्टली। उनका कोई ये कंपैरिजन नहीं। इंटरनेट की तरह है कि भाई कोई कंट्रोल ना कर सके, या तो ऑटोनोमस, अदरवाइज की जरूरत क्या है? अगर मुझे 3 बैंक अकाउंट खोल लो ना, सेफ भी रहेगा पैसा। मे बी द राइट एनालॉजीज के इंटरनेट बोलते थे लोग कि इंटरनेट इज द फ्यूचर, बट इंटरनेट आज नहीं दिखता, इंटरनेट ही दिखता है। एग्जैक्टली। तो इंटरनेट का वैल्यू प्रोपोजिशन है। अब चाइना ने अपने कंट्रोल लगाए हुए हैं, चाइना ने इंटरनेट पे भी वो लगाए हुए हैं भाई। दुबई में वीपीएन कई बार लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप कॉल करने के लिए, तो हर देश हाँ। के अपने कानून है। इंडिया वाले भी कभी कभी टिकटॉक बैन कर देते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन हम्म। इंटरनेट इज इंटरनेट, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट ना। तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो कुछ और है, वो लोग समझना चाहते नहीं है, या समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भाई हर आदमी उस तरह से सोचेगा जहां उसके पैसे बनने वाले हैं ना। ये तो मनुष्य हाँ। का स्वभाव है, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, इथेरियम पहले बिटकॉइन में डैट्स ने इथी आप बोलते हो कि बिटकॉइन की सक्सेस के पीछे डैट का बहुत बड़ा रोल है, और जिसमें माइक्रो स्ट्रेटेजी ने लीड किया। फिर इथेरियम में डैट्स का रोल आया और इथेरियम भी सक्सेसफुल हुआ। सोलाना कह रहा है मैं भी यही मॉडल कॉपी करूंगा, करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। यू थिंक कि सोलाना को वही सक्सेस मिलेगी जो बिटकॉइन और इथेरियम को मिली है? आई सर्टनली होप सो, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत काफी आई थिंक सुलाने पड़े हुए हैं। तो क्योंकि मतलब आई बिलीव इन दैट नहीं तो प्रोडक्ट। आप बायस थॉट मत दो, मतलब आप न्यूट्रल और मैं थॉट तो दो। बायस, हर आदमी के पास बैक बायस है। कुछ लोग सामने से कन्फेस करते हैं, कुछ लोग छुपा के बहुत अपने आप को, जैसे हाँ। आप ये बैंकलेस को देखें ना, तो वो ऐसा उनको वो ऐसी बातें करेंगे जैसे धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, जबकि लेकिन उनका सोलाना भी होगा, उनका धर्म उनका बदल भी होगा। हाँ, उनका धर्म भी बदलता रहता है। तो कभी पॉलीगॉन से सिक्के लेते हैं तो पॉलीगॉन को L2 डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि वो L1 है। कभी हाँ। बेस से सिक्के लेते हैं तो वहां पे तो ऐसे जो ये धर्म बदलने वाले लोग हैं, इनका मुझे थोड़ा भरोसा कम है। मेरा जो धर्म है भाई, वो तो आपको पता है, और मतलब जो है साफ साफ आपके सामने, मैं किसी से छुपाने वाला नहीं हूँ। तो क्या धर्म है आपका? अच्छा तो बताइए। मेरा ये मानना है कि देखो, सोलाना इसलिए मैंने हम्म। खरीदा था क्योंकि सोलाना लोग यूज करते हैं, ये बात तो हाँ। पक्की है। दूसरा, जब मैं चाहे वो कैसीनो के लिए करें या किसी भी लिए करें, सोलाना इज यूज्ड राइट। वो इट हम्म। हैज एन इकोसिस्टम। दूसरी बात ये है कि वहां पे मैं डेवलपर मीटअप में जाता हूँ, फाउंडर मीटअप में जाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, लेजिटिमेट जेन्युइन हार्डकोर बिल्डर मिलते हैं, मतलब अच्छे इंजीनियर मिलते हैं, फाउंडर मिलते हैं। तो हम्म। सोलाना इज रियल, सोलाना इज नॉट अ स्कैम। ठीक है, तो सोलाना में लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, एडॉप्शन है, यूजर्स हैं, डेवलपर हैं। तो इथेरियम में जो अच्छी क्वालिटीज है ना, वही सोलाना में भी है। तो कई सारी हैं, कई सारी नहीं है, मतलब कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मेच्योर नहीं है, थोड़ा यंगर प्रोडक्ट है, फिलोसफी अलग है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन सोलाना इज फॉर रियल। एक ही चेन है जिसने इथेरियम को थोड़ा सा आज तक कंपटीशन दिया है, हम्म। वो है सोलाना। तो इसलिए मेरे पास, मैंने भाई सोलाना खरीद के रखा हुआ है। अगर वो पंप करा दें काइल ज़मानी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा आ सकता है सोलाना में डैट्स के थ्रू? आई थिंक डिपेंड करता है। देखो, ईटीएफ बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि क्रिप्टो में जैसे पहले बोलते हैं ना कि जैसे पहले चार्ट पेंट कीजिए, जब चार्ट ऊपर जाने लगता है तो ट्रेडर फिर पैसा डालने लगते हैं। तो वही सब स्टॉक मार्केट में भी चल रहा है। तो ईटीएफ, जैसे इथेरियम ईटीएफ में बहुत सारा पैसा आया, वो तब आया जब ये जो इथेरियम डैट्स हैं, इन लोगों ने खरीद खरीद के पंप कर दिया ना, तो फिर लोगों को लगा ये ऊपर जा रहा है। जब वो प्राइस ऊपर जाता है तो लोग आपकी कहानी में बिलीव करने लगते हैं। अगर हम्म। प्राइस ऊपर नहीं जाता तो लोग कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी खराब है, फाउंडर खराब है, सर मतलब ना तो हमारे पास कैश फ्लो है, कोई स्टॉक हम्म। मार्केट तो है नहीं कि वैल्यूएशन करेंगे बैठ के। तो लोग चार्ट देख देख के काम चलाते हैं कि भाई सिक्का नीचे जा रहा है तो फाउंडर स्कैमर है, वितालिक स्कैमर है, सिक्का ऊपर जा रहा है तो वितालिक जीसस है। तो हम्म। ये तो क्रिप्टो के माइंडसेट है। ठीक है, ये बहुत ही थकाने वाली चीज है, बट ऐसा है। तो हम्म। जब इथेरियम ऊपर जाने लगा तो उसमें फिर इंस्टीट्यूशनल पैसा आने लगा। तो वो भी, वॉल स्ट्रीट इज आल्सो थिंक्स द सेम वे एज रिटेल। इतना फर्क है नहीं, लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन कोई बहुत अलग चीज है। इंस्टीट्यूशंस आर जस्ट रिटेल एग्रीगेटर्स। तो फिर तो वैसे ही अगर सोलाना के ईटीएफ अक्टूबर में अप्रूव हो गया, और जैसे 205 तक तो ले ही आए हैं, सोलाना में हम्म। जीट्स बहुत ज्यादा हैं, डंपर बहुत ज्यादा है उस कम्युनिटी में, इथेरियम से भी ज्यादा डंपर है, मतलब मैं कई लोगों को जानता हूँ। हम्म। तो इसलिए अब वो थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर एक बार ईटीएफ अक्टूबर में अप्रूव हो गया और काइल समानी 2-3 बिलियन भी कैश ले आए और उन्होंने फिर ऊपर खींचना शुरू किया, तो 500-800 तो पहुंचा देंगे वो। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट कब तक चलता है। अगर कल को स्टॉक मार्केट की हालत खराब होगी तो फिर तो हम सारे रोड पे आने वाले।
तो it all depends on कि how long the stock market bull run runs, and when the ETFs get approved. अगर Solana spot ETF gets approved तो BlackRock नहीं कर रहा है, वो एक बड़े दुख की बात है, बट अगर ये जो ETF से पैसा आने लगा और चार्ट ऊपर को जाने लगा तो 500 तो पहुंचा ही सकते हैं, तो उस हिसाब से 300 भी पहुंचा देंगे तो मुझे खुशी होगी। चलो, इधर आपने सोलाना का बताया कि शायद $500 के आसपास बोले जा सकता है। आपने इथेरियम का थोड़ा सा ये एग्री करते हो? टॉम ली $15,000 $16,000 इस साइकिल में उसका टारगेट दे रहा है, आप एग्री करते हो? टॉम ली का काम है ये सब बोलना। मैं तो मार्केट वो को कह जानता भी रहा हूं, है तो कि भाई मैं मुझे 5% सप्लाई तो मैं ही रखूंगा, मैं ही ले लूंगा, तो उस हिसाब से कह रहा है वो। I think everything depends on how long the stock market bull run lasts, right? अभी अगर and then अगर MNAV प्रीमियम आप देखोगे तो वो थोड़ा कंप्रेस हो रहा है, अच्छा, तो माने कि अब कैश रेजिंग, क्योंकि MNAV प्रीमियम इज इंपॉर्टेंट फॉर कैश रेजिंग। अगर आपके शेयर्स आपके सिक्कों से ज्यादा वैल्यूएबल हैं तो आप उनको बेच के कैश लाके और सिक्के पंप कर सकते हो ना। तो ये इस तरह से डाट चलती है। तो मुझे लगता है कि MNAV कंप्रेशन जितना चल रहा है उसमें 7 7.5 इज मोर लाइकली देन 15, बट उनका टाइम होराइजन क्या उस पर भी डिपेंड करता है ना, 5 साल में क्या होगा कौन जानता है। तो फिर लेकिन मुझे लगता है कि अगर बुल रन रहा तो 7.5 टाइप तो ले ही जा लेंगे, और सोलाना 300-500 के बीच में कहीं पे लगा देंगे। लेकिन ये नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च। मैं तो सर ऊपर जाते जाते बेचता रहता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी उम्र थोड़ी बच्चों से ज्यादा है, तो मुझे कैश की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो तो इसलिए मैं तो जैसे जैसे गाय का दूध निकालते रहता है ना, तो मैं सारे एक साथ तो बेचूंगा नहीं, वो इतना बेवकूफ हूं नहीं, क्योंकि पर सारे रखूंगा ऐसा भी नहीं है। तो थोड़े बहुत कैश निकालते रहो मार्केट से, और जो पुराने कर्जे वर्जे हैं वो चुकाते रहो, बच्चों की पढ़ाई देते रहो, और मकान खरीद पूरा पे ऑफ कर दो, इस तरह के काम मैं कर रहा हूँ। तो और बाकी मेरा पैसा मेरे काम से आता है, इन्वेस्टमेंट के भरोसे मैं जीने वालों में से हूं नहीं। तो काम करता हूँ, काम करके पैसे आते हैं, उनसे फिर बिटकॉइन खरीदता हूँ। तो वही मैं तो यही सलाह दूंगा सबको कि भाई कुछ लाइफ में अच्छा काम करो, यूजफुल काम करो, और उस पैसे से बिटकॉइन खरीद के रखो, ठीक है? चाहे करो, चाहे धंधा पानी करो, हाँ, धंधा पानी करो, और दुकान खोल लो, दुकान खोलो। हाँ, तो पर बिटकॉइन के भरोसे मत रहना, क्योंकि वो किस दिन 30% 40% नीचे गिर जाएगा, कुछ पता नहीं है। लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है? अब बिटकॉइन का कोई तोड़ नहीं है, मतलब इथेरियम सोलाना किसी से नहीं होने वाला। बिटकॉइन हैज अ वेरी यूनिक प्लेस। इस पे भी लोग नाराज होंगे मेरे से, लेकिन बिटकॉइन का कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? और अभी होने वाला भी नहीं है। तो लोग बोलते रहते हैं इथेरियम विल फ्लिप, ये वो कुछ नहीं होने वाला है। तो बिटकॉइन हैज वन, तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, बाकी चीजें हो सकता है ऊपर बहुत तेजी से ऊपर जाए, बहुत तेजी से नीचे जाए। इथेरियम बिटकॉइन थोड़ा 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 सोने की तरह आपका जाता रहेगा। तो किसी दिन 30% गिर भी सकता है, लेकिन अगर आप 10 साल सोचोगे तो बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंट्रीज वांट टू बाय, कॉर्पोरेशंस वांट टू बाय, सेलर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने वो बेवकूफियां नहीं करी जो मुझे उम्मीद थी कि वो करेंगे। तो आई थिंक बिटकॉइन आप नौकरी कीजिए रियल लाइफ में, और बिटकॉइन खरीदिए। ये मेरा इफ दैट्स द ओनली फाइनेंशियल एडवाइस आई कैन गिव। बाकी सिक्कों को लेके मैं कोई एडवाइस दे नहीं सकता। वेरी नाइस। एक चीज और बताइए सर कि आप ये एग्री करते हो कि जो छोटे ऑल्ट्स हैं, चलो छोटे ऑल्ट से पहले मैं इस पे आता हूँ, क्या ये थीसिस में आप बिलीव करते हो कि जिस फाउंडेशन के लीडर की नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी, उसके स्किल्स जितने अच्छे होंगे, बिटकॉइन को छोड़ दो, उसमें कोई नेटवर्किंग करने वाला नहीं है, बाकी सब में फाउंडेशंस हैं, और फाउंडेशंस का एक सीनियर होता है, एक सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, जो भी डायरेक्टर होता है, उसके स्किल मैटर करेंगे कि कितनी डैट्स उसमें घुसती हैं। तो क्या बीएनबी को आप यहाँ पे ज्यादा पॉइंट दोगे कि बीएनबी की नेटवर्किंग स्किल और सीजी की नेटवर्किंग स्किल्स की वजह, क्योंकि आपने बाइनेंस में काम भी किया है, तो सीजी की नेटवर्किंग स्किल्स जो हैं वो बीएनबी में सरप्राइजिंगली ज्यादा पैसा आ सकता है, सरप्राइजिंगली बीएनबी में आ सकता है। आई एग्री विद यू, आई एग्री, क्योंकि एक तो सीजी के पास खुद का पैसा भी बहुत है, ठीक है, और दूसरा उस सिक्के की यूटिलिटी भी है। जैसे आप बीएनबी होल्ड करके स्टेक करते हो तो आपको और सिक्के मिलते हैं, तो और बाइनेंस का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, बीएनबी चेन को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फिर अब कानून भी काफी फेवरेबल हो गया उनके लिए। तो बीएनबी
जब डैट बना था तो बीएनबी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो बहुत सारे वीसी फोमो था, तो मैं उसमें घुस नहीं पाया था। तो मुझे किसी मित्र ने बोला था आपके भी थोड़े पैसे लगा देंगे। मैंने कहा भाई इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं, तो कितने लगा दोगे? तो उन्होंने कहा इतने इतने लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है लगा देना। तो लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे कटा दिया कि सर बीएनबी तो बहुत डिमांड है, हम आपको नहीं घुसने देंगे। तो बीएनबी की डिमांड तो बहुत है क्योंकि उस सिक्के की वैल्यू दिखती है। अब कंपटीशन भी आ गया, थोड़ा हाइपर लिक्विड भी है, और तो इतना सर डिपेंड करता है आप कैसे इन्वेस्टर हो, कितना टाइम आपके पास है ये सब ट्रैक करने के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं और आपकी रियल लाइफ में नौकरी है जो क्रिप्टो से बाहर है, तो आपको केवल बिटकॉइन खरीदना चाहिए। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट है तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, हाइप, इन्हीं में देखिए। और अगर आप फिर थोड़ा ज्यादा करीब है किसी इकोसिस्टम से, तो जैसे मैं आइगन लेयर के बहुत करीब हूँ, तो तो या फिर अवेल में मैं काफी काम करता हूँ, तो या पॉलीगॉन से मेरा काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो जिन फाउंडर्स के मैं करीब हूँ, या जुपिटर है, या जिनके साथ मैं काम करता हूँ, या एप्टॉस है, तो उन सिक्कों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जहाँ पे मेरा टाइम लगता है वहीं मैं पैसा भी लगाता हूँ। तो क्योंकि क्या है कि फिर मुझे पता रहता है भाई हो क्या रहा है, कि लोग बना रहे हैं या भाग रहे हैं, कि या इनके क्या प्लान्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट इट्स जस्ट लाइक, जैसे शेयर मार्केट में आप खरीदते हो ना, तो भाई थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं लोग। तो मैं वहीं पैसा लगाता हूँ जहाँ पर मेरा टाइम या दिमाग लगाने का मेरे पास टाइम है। तो अगर आप किसी इकोसिस्टम में बहुत इन्वॉल्व हैं, अंदर से इन्वॉल्व हैं, हाइपर लिक्विड पे कुछ बना रहे हैं, तो भाई उसमें आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा क्या होने वाला है। और फिर थोड़ा कन्विक्शन भी आता है, भरोसा आता है कि भाई उसी तरह के लोगों से आप मिलोगे। अब अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपको फिर भगवान पे भरोसा आएगा, मस्जिद में जाओगे तो फिर अल्लाह पे भरोसा आएगा। तो वो तो इसलिए कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है। तो ऑल्ट्स में ये जरूरी है कि आप वहां पैसा लगाओ। अगर आपको जुआ खेलना है तो फिर तो कहीं भी लगा दो, ठीक है, मतलब जुए की भी वैल्यू है भाई। तो लेकिन अगर जुआ नहीं खेलना है तो उन लोगों पे पैसा लगाइए जिनके साथ आप अपना समय और दिमाग लगाते हैं। राइट। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। आपने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर भी काफी आपके ओपिनियन रहते हैं। यू थिंक स्टेबल कॉइन इज गोइंग टू फ्लरिश अ लॉट? जो हम अभी जो नंबर्स देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी डिमांड, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है स्टेबल कॉइन की, बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग इन्फ्लेशन, और कई जगहों पे डॉलर की जो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वहां पे एकदम बढ़ गई है। यू थिंक कि कभी जो हम ये सुनते रहते हैं कि वो कंट्री अपना स्टेबल कॉइन ले आएगी, चाइना अपना ले आएगी, रशिया अपने ले आएगी, कोई भी यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन को compete नहीं कर पाएगा? यू बिलीव इन दिस थ्योरी? आई थिंक चाइना हैज अ गुड चांस। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टेबल कॉइन है जो यूएस डॉलर के बाद, देखिए यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन्स की डिमांड इसलिए है क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड है, ठीक है। तो अगर अगर क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है वैसे ही डॉलर की भी सब जगह डिमांड है। तो सारे नाइजीरिया में लोग डॉलर यूज करते हैं, अर्जेंटीना में, जहां पे भी करेंसी अपनी नहीं चलती, टर्की में, वहां पे लोग डॉलर यूज करते हैं और क्रॉस बॉर्डर डॉलर यूज करते हैं, इसलिए डॉलर की डिमांड है। तो वो डॉलर में डिजिटल डॉलर की डिमांड है, इसलिए यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन चलते हैं। फिर सरकार, यूएस गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अगर दुनिया भर में डॉलर का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, डॉलर की डिमांड बढ़ानी है, तो हमें ये बिना केवाईसी एएमएल के जो सिक्के चल रहे हैं ऑन चेन, इनको चलने देना है, ठीक है। तो वो जो उनकी जियोपॉलिटिकल, जो उन्हें सारी दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस करना है, उसके लिए वो स्टेबल कॉइन को उससे बहुत फायदा हो रहा है। तो ये चलता रहेगा, यूएस डॉलर्स विल ग्रो, डॉलर स्टेबल कॉइन्स विल आल्सो ग्रो। थोड़ा बबल तो होता ही है ना, जब भी कोई चीज अच्छी लोगों को लगती है, जैसे एआई में बबल है, वैसे ही 2021 में हमारे क्रिप्टो में बबल था। तो ये थोड़ा बबल तो और किसी भी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी में आता है। तो स्टेबल कॉइन, यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन्स विल कंटिन्यू। आई थिंक सेकंड नंबर पे अगर चाइना, क्योंकि चाइना वांट्स टू एस्टैब्लिश द चाइनीज करेंसी एज अ रिजर्व करेंसी, तो उसका ऑन चेन और यूएस डॉलर को compete करने के लिए चाइना को अपना स्टेबल कॉइन चलाना चाहिए। अब वो क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि चाइना का ट्रेड सबसे बहुत ज्यादा है ना, जैसे अफ्रीका से बहुत ज्यादा है। अभी ये इंडिया चले जाइए, दिल्ली में वहां पे चाइनीज माल सारा मिलता रहता है। अब तो और भी आएगा क्योंकि अब मोदी जी और सी अपना मित्र हो गए दोबारा। तो अब मुझे लगता है चाइना को स्टेबल कॉइन अपना पुश करना चाहिए, और कोरिया वाले करेंगे क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन डिमांड बहुत कम करेंसीज की है। यूरो वालों ने भी काफी ट्राई किया पर उतनी लिक्विडिटी आई नहीं।
INR क्यों करेंगे अपन लोग, हमारी इंडिया से बाहर कौन रुपया खरीद रहा है, तो यूपीआई इतना अच्छा चल रहा है। तो युआन, चाइनीज युआन मुझे लगता है ये लोग करेंगे पुश, बट अभी तो डॉलर विल बी ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट, 80% 90% तो डॉलर ही चलेगा। राइट। आप कितना टेक्निकल लेवल पे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हो, आप इस टाइम कौन सी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हो जो इस टाइम क्रिप्टो में हो रही है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, सब रेपिटेटिव है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी तो फाइनेंस का ही है, ये पूरी साइकिल फाइनेंस की है, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे वो चला है तो सोलाना का मीम कॉइन कैसीनो चला है, हाइपर लिक्विड चला है, और बाकी आवे चला है, एथीना चला है। तो ये साइकिल तो पूरी डीफाई और टोकनाइजेशन, RWA, ट्रैडफाई, इसी सब में है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का इंटीग्रेशन चल रहा है डैट्स के थ्रू और ETFs के थ्रू, ठीक है। तो और फिर अब ये SEC, यहाँ तक SEC CFTC, ये US रेगुलेटर ये भी बोल रहे हैं कि आप NASDAQ पे या NYSE पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे या शिकागो मर्केंटाइल कमोडिटीज एक्सचेंज पे सिक्के खरीद सकोगे, बिटकॉइन इथेरियम खरीद सकोगे। तो ये तो इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एक्साइटिंग है। तो इस साइकिल में तो अभी तक यही चला है। अब लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, बीच बीच में नई चीजें आती रहती हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज डेटा हम लोग बहुत साइकिल से फाइट मार रहे हैं। अब ये कुछ कुछ वैसे ही श्री राम कन्नन आइगन लेयर वाले वो वेरीफाइबल AI और इंटरप्रेटेबल AI वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्साइटिंग है। तो कुछ चीजें अभी चल रही हैं, कुछ चीजें फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है लौट लौट के आते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ऊबर हर साइकिल में आता है, कि भाई ऑन चेन टैक्सियां ये ऊबर की तरह कैसे चलाएंगे या एयरबीएनबी। तो ये अब कई बार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो फिर वो चीजें चलने लगती हैं। तो जैसे AI में आप देखोगे बहुत सारे आइडियाज हैं, वो पहले चलते नहीं थे क्योंकि कंप्यूट नहीं थी। फिर एनवीडिया ने इतने अच्छे GPU बना दिए, और फिर लार्ज हाइपर स्केलर क्लाउड सिस्टम्स आ गए, तो इंटरनेट बैंडविड्थ इंप्रूव हो गई। तो कई सारी चीजें फिर चलने लगती हैं जब टेक्नोलॉजी गेट्स टू अ सर्टेन लेवल। तो कुछ आइडियाज आज चलेंगे, कुछ आइडियाज 3 साल बाद, कुछ आइडियाज 10 साल बाद चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में बहुत नॉइज रहता है। जैसे आप ट्विटर पे जाओगे तो मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है ट्विटर पे। मतलब आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, 10% गिरा तो कल फिर दिवाली मनाने लगते हैं, तो बड़ा बुरा हाल है। तो लेकिन अगर आप देखोगे 10 साल से क्रिप्टो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ये हो अब ये लॉन्ग टर्म में तो फ्यूचर इज लुकिंग प्रीटी गुड, राइट। बट अब लॉन्ग टर्म ट्विटर पर रहोगे तो कहाँ से लॉन्ग टर्म दिखाई देगा। तो मेरा तो दिमाग काफी खराब हो चुका है। तो आई थिंक कुछ आइडियाज आज चलेंगे, कुछ आइडियाज कल चलेंगे। लेकिन अभी तो फाइनेंस में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई ट्रैडफाई डीफाई इंटीग्रेशन की, भाई जो बैंकिंग सिस्टम है और क्रिप्टो है और डीफाई है, इसके बीच में जो इंटरफेस है। जैसे आवे होराइजन अच्छा चल रहा है अभी। जब हमने आवे आर्क लॉन्च किया था तो मैंने आवे आर्क बनाया था, उसमें 30 मिलियन हम लोग लेके आए थे। उसके बाद फिर लूना बैठ गया था, ठीक है। तो फिर पूरी बाजार बंद हो गई, जेनेसिस फेल हो गया, पूरा FTX फेल हो गया, कुछ कुछ हो गया। अब वो सारी चीजें लौट के आ रही हैं। अब इस बार टोकनाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, तो 100 मिलियन हमारा वैसे ही पहुंच चुका है। अब MFDV नहीं, क्या बोलते हैं, TVL। तो ये सारी चीजें लौट लौट के आएंगी। और ये फाइनेंस तो ऑन चेन बहुत सारा आने वाला है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर। वो तो अब इसमें कोई शक नहीं है, जैसे स्टेबल कॉइन्स और डीफाई जो भी है, ठीक है। बाकी चीजें अभी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन वो लौट लौट के आती रहती हैं। जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो वो भी चलने लगेंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। फिर बीच बीच में इतने स्कैम होते हैं क्रिप्टो में कि मूड खराब हो जाता है। तो जो चीजें जैसे दूध में, वो दाल में कई बार दाल काली नजर आने लगती है कि भाई दाल में इतना काला डाल देते हैं लोग कि भाई मूड खराब हो जाता है, यार कितने स्कैम करोगे यार। तो थोड़ा अनरेगुलेटेड मार्केट है, उससे बड़ी परेशानी है। अदरवाइज जो बिल्डर हैं वो अच्छे इंजीनियर्स वगैरह वो तो बना ही रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा घटिया है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर से मैं काफी दुखी हूँ। थोड़ा रेगुलेशन वुड बी नाइस, बट टेक बिल्डर्स आर बिल्डिंग। आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने फाउंडर्स से मिलते हो, सबसे ज्यादा बुलिश किस पे हो इस वक्त? 2-4 नाम आप बताओगे जो कि मतलब बुलिश हो यार आप इन लोगों पे, पर्सनालिटीज पे किस पे बुलिश हो? चलो प्रोजेक्ट पे तो हम बात पिटवाओगे जिसका नाम मैं भूल जाऊंगा वो मुझे मार डालेगा। तो नहीं, आप इतने लोगों से मिलते हो क्योंकि आपका काम ही फाउंडर्स से बात करना है। तो कई बार क्या होता है, कुछ फाउंडर्स की आप एनर्जी लो देख रहे होगे, कुछ के आप सुनते होगे तो कहते होगे यार ये तो निकलने वाला है, ये तो इसका तो प्लान भी चल रहा है, और कुछ का है कि नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ूंगा। तो उस बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि आप किस पर्सनालिटी पे ज्यादा बुलिश हो, 2-4 नाम आप बता सकते। चलो 4 तो बहुत है, 2-3 नहीं, 8-10 नाम लेता हूँ। देखो, एक तो शुरू करते हैं संदीप भाई से, क्योंकि वो मतलब चाहते तो कब का दुकान बंद करके चल देते, पैसे बना लिए थे उन्होंने बहुत पहले।
तो लेकिन आज भी वो पॉलीगॉन में धक्का लगा रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, कई सारी चीजें उनका आज भी वो बीडी में उतना ही जोश से आते हैं हर मीटिंग में। और तो कई सारी चीजें उन्होंने इम्प्रूव भी करी हैं। तो दिख रहा है। मतलब मेरी उम्मीद है कि पॉलीगॉन विल मतलब टीम भी अब काफी फंक्शनिंग हो गई है अच्छे से। तो बहुत सारी इंटरनल चेंजेस भी काफी मैंने देखे हैं। आई डोंट वर्क फॉर पॉलीगॉन, बट आई डू रन हिट ऑन द फाउंडर्स कम्युनिटी। तो मुझे लगता है पॉलीगॉन को के टर्न अराउंड होना चाहिए। दूसरा, सोलाना आई एम वेरी बुलिश। ठीक है, तो मतलब मेरे बहुत मित्र हैं सोलाना में। तो मर्ट, अक्षय, मियाओ, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जीतो, बफलू। तो मुझे वो जवान बालक बहुत पसंद है सारे के सारे। तो इन लोगों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। तीसरा फिर श्रीराम, कन्नन, आइगन लेयर, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाइपर लिक्विड में बहुत मोमेंटम है, मतलब अच्छे अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी कुछ उनको करना पड़ेगा, लेकिन दे मूव रियली फास्ट एंड मतलब बहुत अच्छा। आवे आवे आई हैव नेवर रियली, आवे आई एम अ ह्यूज बिलीवर। आई थिंक स्टैनी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म बिल्डर्स। वैसे ही उसके अलावा फिर जुपिटर वाले अच्छा काम कर रहे हैं सोलाना में, जीटो वाले अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ सिक्के नहीं चल रहे हैं जैसे अवेल, तो लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन रहा है। तो अब वो अभी सिक्का नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई सारे ऑल्ट कॉइन्स है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, मेहनत से बना रहे हैं। मोनार्ड वाले अच्छा बना रहे हैं, मेगाईथ वाले अच्छा बना रहे हैं। जब भी आप उससे खेलने लगो ना, तो एप्टॉस वाले अच्छा बना रहे हैं, सुई का भी प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। तो अगर आप हाथ से ऑन चेन यूज करोगे तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि भाई इन लोगों ने प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बनाया। तो लेकिन अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, सिक्का सिक्का होता है। ठीक है, तो कई बार बिना प्रोडक्ट के सिक्का चल जाता है। तो जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि भाई, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी एस्पेक्ट है जिसमें कल्ट बिल्डिंग, अपना जो आपको ट्राइब बनाना, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर कर जाती है सिक्के में। तो सिक्का कौन सा चलेगा मैं नहीं कह सकता। ये तो मतलब आई हैव बीन सरप्राइज्ड मेनी टाइम्स। बट मतलब जिन लोग कुछ नया कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। मुराद नहीं जो बोला आज आपने। मुराद से भी बड़े एक बालक है हमारे, लूका। तो ये लूका बिजनेस बिल्डर भी बहुत बड़े हैं, पजी पेंगुइन, मतलब वो रियल वर्ल्ड में बड़ा बिजनेस बनाते रहते हैं। जैसे वॉलमार्ट के साथ पार्टनरशिप करके 50 मिलियन की ले आएंगे। कोरिया में उनके बहुत चाहने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे ये बड़ी लंबी लिस्ट है। मुराद तो मुराद ही है, मतलब मार्केटिंग, सिक्कों की मार्केटिंग उनसे बड़ी आज तक किसी ने करी नहीं मेरे ख्याल से। तो लेकिन बिल्डर्स में अगर आप देखोगे तो ये सारे लोग मेरे ख्याल से बिजनेस बिल्डर काफी अच्छे हैं। और मेरा थोड़ा प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग से ज्यादा ताल्लुक रहता है, इसलिए मेरा थोड़ा नुकसान भी होता है उसमें, क्योंकि सिक्के सिक्के हैं और प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। पर ये जो हैं, पॉलीगॉन, आइगन लेयर, अवेल, सोलाना, जुपिटर, जीटो, और ये सब लोगों पे मैं, हाइपर लिक्विड इकोसिस्टम एज अ होल, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। आवे, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सरप्राइज किया, जैसे एथीना वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो भी बड़ा अच्छा कराते हैं और प्रोडक्ट भी अच्छा बनाते हैं। तो मैं उनके शुरू में काफी क्रिटिकल था। मैंने कहा भाई ये तो, इसमें रिस्क बहुत है, अगर एक कस्टडी फेलियर हो सकता है कि बाद में रिस्क निकल के आए। लेकिन उन्होंने जो सिस्टमेटिकली और बहुत छोटी टीम के साथ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तो ये सारी चीजें मैं भी खुद सीख रहा हूँ कि भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्योंकि तो पर ये अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑल्ट कॉइन चल नहीं रहे। तो ये अब और वो वाले चल रहे हैं जिसमें फाउंडर घपला कर रहा है। कई सारे ऐसे हैं जिसमें पता है कि फाउंडर गड़बड़ कर रहा है, कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है, या क्योंकि अब गैंगस्टर चले गए तो किसी को डर रहा नहीं है। तो कई बार ऐसे सिक्के चल रहे हैं जिनको हम क्राइम कहते हैं ना, कि भाई ये पता है कि यार ये दिख रहा है कि, मतलब अंदर से हमें थोड़ा ना पता, लेकिन बाहर से दिख रहा है कि भाई ये गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि कोई मैट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं, पर सिक्का चल रहा है। और फिर अच्छे अच्छे फाउंडर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, सिक्का नहीं चल रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सिक्का चलेगा, लेकिन मैं अपना समय वही लगाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यार कुछ अच्छा बन रहा है। तो ये सारी लिस्ट मेरे ख्याल से है। और अगर आपको कम्युनिटीज में टाइम स्पेंड करना है तो मेरे ख्याल से बेस पे अच्छा काम हो रहा है, आर्बिट्रम पे अच्छा काम हो रहा है, हाइपर लिक्विड पे अच्छा काम हो रहा है, पॉलीगॉन पे अच्छा काम हो रहा है। पेमेंट चेन पॉलीगॉन की बहुत अच्छी चल रही है, एप्टॉस वाले बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, आवे भी वहां पे चला गया है, सुई की कम्युनिटी भी ठीक ठाक है। तो आप अपना एक वो ढूंढ लें, और एक इकोसिस्टम में अगर आप जवान हैं, मतलब 20 से 30 के हैं, तो
10 जगह दिमाग ना लगाएं, एक कम्युनिटी में जहाँ पे प्रोडक्ट है, ट्रैक्शन है, वहां पे बैठ के अगर आप सेवा करेंगे, जैसे मट ने सोलाना की करी है या अक्षय ने सोलाना की करी, तो पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहले सेवा करनी पड़ती है। जैसे मैंने इथेरियम की सेवा करी, अब कभी कभी आके लोग चंदा दे जाते हैं, नारद मुनि टाइप, तो सेवा करने से पैसा मिलता है। विवेक रामन को देखिए, उन्होंने इथेरियम की इतनी सेवा करी, कितना इवेंजलिज्म किया, ठीक है, पैसा मिला ना उन्हें। तो अब 40 मिलियन पैराडाइम ने इन्वेस्ट किया। तो आप पहले पैसा लोगे फिर बाद में वैल्यू क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आप जाके एक अपने तरह के लोग ढूंढें, उनके साथ फिर आप कुछ बनाएं, कुछ अच्छा करें। जैसे अक्षय कहता है ना सोलाना में, अर्न योर फर्स्ट क्रिप्टो, कि पहले ट्रेड मत करो, काम करो, काम से सोलाना कमाओ। तो ऐसा कुछ कीजिए, तो आप फिर सीखेंगे भी, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, और फिर आप कुछ को पैसा भी मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में पैसा, पहले आप अगर पैसा कमाने जाओगे कि भाई पहले पैसा मुझे दे दो फिर मैं काम करूंगा, तो फिर उतना ही मिलेगा आपको। तो ये मतलब, और किसी भी अच्छे इकोसिस्टम में आप घुस जाओ ना, जैसे आइगन लेयर हो, पॉलीगॉन हो, सोलाना हो, सुई हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको काम करना पड़ेगा। पहले आपको काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये क्रिप्टो को एक्चुअली अभी भी लोग एक इन्वेस्टमेंट और पैसे बनाने की उससे देखते हैं, बट एक्चुअली भी इंडस्ट्री है। और आप उनमें से हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि यार कोई नौकरी ढूंढ लो, इसमें कोई काम कर लो, कोई कंट्रीब्यूट कर लो, कोई फ्रीलांसिंग कर लो। आई हैव सीन यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज दिस तो इंडस्ट्री। मुझे वही आता है ना, तो मुझे तो काम ही करना आता है, तो मैं काम करता हूँ। आई थिंक जब भी मैं दैट इज ट्रेड करता हूँ तो मेरा नुकसान हो जाता है। I think that has paid you well also because हाँ, it has if you done very well. Not just in terms of money, also in terms of social recognition, respect. yes, You know, तो networking, हाँ, तो people you meet. मतलब इज्जत भी कमाई, ऐसी बात नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अरे तो इज्जत क्योंकि आपकी पैसा है तो बहुत लोग कमा के निकल गए, पैसा बहुत लोगों ने कमाया इस इंडस्ट्री में, हाँ लेकिन इज्जत बचा के निकलना बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो ये अच्छी बात है। बहुत बहुत कम लोग हैं जो इज्जत बचा के निकले हैं, पैसा कमाने वाले बहुत हैं। तो अब लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी आती है तो ट्रेडिंग करो, जो आपको आता है वो करो। पहले सीखो ना, कि अपने बारे में सीखो, हाँ कि अगर आप ट्रेडर अच्छे हो तो ट्रेड कर लो भाई। मुझसे तो होता नहीं, मैं तो जब भी ट्रेड करता हूँ मेरा नुकसान होता है, तो इसलिए मैं हाँ अपना चुपचाप हाँ पैसा कमा, बिटकॉइन करी, तो चल रही जिंदगी। आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा है, आप ये क्या लिखते रहते हो? ये मेरा पुत्र मैथ कर रहा था, वो 15 साल का है, तो गणित कर रहा था, तो ये उसने लिखा। नहीं मैं तो अपने बच्चों को मैंने थोड़ा एआई आदि की दिशा में ज्यादा लगाया हुआ है, क्योंकि आजकल एआई में अगले 20 साल एआई। सर मैं जितने भी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ ना एआई के ऊपर, वेरी ड्रैकोनियन फ्यूचर, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के सुनता हूँ, मैं ये नहीं सुनता। मैं आपका क्या टेक है सर? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया। और जाते जाते हाउ वुड यू लाइक 35-37 ईयर्स का एक कपल है जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चे अभी छोटे हैं, 5th-6th स्टैंडर्ड में, कैसे करें बच्चों को वो बच्चे को आईआईटी जेई की तरफ? आपने भी सर, आप बाय द वे, बहुत लोगों को पता नहीं, आप पूरा आईआईटीएन है, आपकी एजुकेशन इतनी क्लासिक एजुकेशन रही, आपका इतना बढ़िया बैकग्राउंड रहा है। क्या आप आज अगर पैदा होते दोबारा से, क्या आप उसी पाथ पे चलते बिल्कुल या आप क्या बिल्कुल करते? बिल्कुल। सो देखो, थोड़ा एजुकेशन अभी पीछे है, क्योंकि एआई इतनी तेजी से मूव हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम ने अभी कैच ऑन नहीं किया, ठीक है। तो जैसे मेरा लड़का भी इतने अच्छे स्कूल में जाता है, लेकिन अभी उनको भी कंप्यूटर साइंस एआई भी पूरा चमकता नहीं, तो हमें अलग से करना पड़ता है जुगाड़। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत धीरे चेंज होता है, और दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के जमाने में भी हुआ था, ये हर बार प्लेटफॉर्म शिफ्ट जो होती है ना, जैसे मोबाइल आया तो लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, वैसे ही वेब आया तो तैयार नहीं थे, पर्सनल कंप्यूटर आया तो तैयार नहीं थे, तो टाइम लगता है। तो उसमें फिर आपको थोड़ा अलग से कैच ऑन करना पड़ता है और खुद भी सीखना पड़ता है। तो मेरे तो 88 साल के पिताजी हैं, वो चैट जीपीटी, ग्रॉक, गूगल जेमिनाई, सब में इतना दिमाग लगा के कहाँ से क्या सीख के रिसर्च कर रहे हैं, सारे टूल्स यूज कर रहे हैं। तो बच्चे हैं सर, मतलब ये 86-87 साल के लोग, इनको भी जिनमें सीखने का जज्बा है वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही जज्बे वाले लोग हैं, तो बच्चों को तो आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब उसमें लेकिन कैसे करें? ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग की वैल्यू नहीं है या कंप्यूटर साइंस की वैल्यू नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन भी पीछे, जैसे मेरा बड़ा लड़का है वो कंप्यूटर साइंस में है, तो लेकिन अभी उनकी एजुकेशन भी थोड़ी पुराने टाइप की है। तो वो एआई टूल्स उनको अभी तक, जैसे ये कर्सर है या लवेबल है, ये वाइब कोडिंग, रेपलेट है, ये सभी भी उनको पकड़ में नहीं आया, तो ये उसको खुद से करना पड़ रहा है।
ठीक है, तो क्योंकि अगर वो खुद से नहीं करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी भाई, मतलब क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखो, इंडस्ट्री हैज कॉट ऑन, इंडस्ट्री में आपको अगर ये सारे टूल्स यूज करना नहीं आते हैं, यू आर नॉट प्रोडक्टिव, तो नौकरी मिलना मुश्किल है। तो लेकिन अलग से आप अब कोई कोर्स करा एजुकेशन रहे तो हैं? पुराने टाइप की चल रही है। हाँ, कोई कोर्स अलग से करा रहे हैं आप या कैसे करा रहे नहीं हैं नहीं, आप? वो प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके। कुछ चीजें आप कोर्स से नहीं सीख सकते, कुछ चीजें आपको इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। तो काम वो करना अपना पड़ेगा। खुद अच्छा, खुद से एज ऑफ ढूंढ ढांड के 15, ले आया, 15 ही इज कर वर्किंग, रहा ही इज वर्किंग एट हाँ द हाँ, एज ऑफ वो कुछ 15। जैसे ये, नो नो, ही इज 21, तो वो बड़ा अच्छा, वाला। तो प्रोजेक्ट तो पे काम कर। ये तो चैट जीपीटी, ये लवेबल, ये सब यूज करके अपना खेल रहा है, तो अभी इस उम्र में तो खेलना ही चाहिए, तो खेलने से सीखता आदमी। वो जो है वो काम कर रहा है, तो तो साइड में पढ़ाई के साथ में काम कर रहा है, और इंडस्ट्री में ही ये सब सीखा जाता है ये, क्योंकि कॉलेज तो अपने वही पढ़ा रहा है जो लास्ट ईयर पढ़ा रहा था, और उससे 1 साल पहले पढ़ा रहा था, तब से पूरी एआई चेंज हो गई है पिछले 2-3 साल में। तो ये आपको खुद से थोड़ा पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि भाई बच्चों के लिए क्या अच्छा है। लेकिन आज भी कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनकी ही ये वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये आप एआई और कंप्यूटर साइंस कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो टूल्स बदल जाएंगे, काम करने का तरीका बदल जाएगा, जैसे मोबाइल आ गया था वैसे ही अब आप प्रोग्रामिंग का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज में आप करो, फिर नए टूल्स आएंगे उनसे करो, तो ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आप जाके, जो ये ट्विटर पे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं कि जाके आप लिटरेचर पढ़ो और ये पढ़ो, वो सब दूसरे के बच्चों को बता, भाई मैं तो अपने बच्चों को ये सब नहीं बताऊंगा, मैं तो कहूँगा भाई कंप्यूटर साइंस करो, फिजिक्स करो, मैथ्स करो, और अब वो डिपेंड करता है उनका इंटरेस्ट क्या है। पर अच्छा, भाई हम तो हर बच्चा इंजीनियरिंग वाले ही जैसे लोग हैं, आईआईटी तो नहीं हम जा वही कर सकता, रहे हर बच्चा आईआईटी नहीं जा सकता, हैं। हाँ, आपको भी पता है। और इंडिया में, तो इंडिया में आपको पता है ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि यार आईआईटी नहीं तो फिर क्या, तो वो क्या करे? क्योंकि अब तो, अब लेकिन बाकी अब लोग धंधा कर रहे हैं एआई के नाम पे। मैं आपको बताऊं, तो यहाँ धंधा टूल्स, थोड़ा धंधा है। वो तो इंडिया में चले गए ना, वो तो सब जगह चलता है के नाम पे धंधा, तो सैम ऑल्टमैन भी कर रहे हैं। लेकिन धंधा तो भाई आपको भी करना चाहिए, हम भी करेंगे, लेकिन वो कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। पहले इंडिया में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो भाई वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती थी, मतलब आईआईटी वालों को भी 2-4 ही नौकरियां मिलती थी, सैलरी हमारी बहुत कम होती थी। तो लेकिन अब देखेंगे आप, तो हर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। लोग म्यूजिक प्रोडक्शन में काम कर ले रहे हैं, लोग हम्म, ये रेस्टोरेंट ज्यादा खोल ले रहे हैं, बहुत सारे मौके आ गए हैं लोगों के पास, जो पहले नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के कारण। कई सारे तो एआई टूल्स वो सब जगह लगेंगे, ऐसा नहीं कि आप काम उसी तरीके से करोगे जैसे 2 साल पहले कर रहे थे। अब वो चैट जीपीटी यूज होगा, एआई एजेंट्स यूज होंगे, तो आपको अगर वो टूल्स यूज करना आता है तो आप बहुत जल्दी काम करोगे। आपको टूल्स यूज करना नहीं आता तो फिर आप निकाले जाओगे। हम्म, तो एआई टूल्स से अपना कंफर्ट बनाएं, और जितने टूल्स हैं नए नए आते रहते हैं, क्यूरियोसिटी रखें भाई, जिज्ञासा जिसे बोलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो नया नया काम सीखते रहें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और उससे फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। अब आप सोचोगे कि यार 10 साल पहले सबको इस सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे, भाई ऐसे थोड़ा हम्म, होता है। मतलब तो हर आदमी इंडिया में, लोग सोचते हैं कम है ना, क्योंकि वो आईआईटी में भी हम्म, जैसे मग्गे, आईआईटी बहुत बढ़िया एजुकेशन है, लेकिन मग्गे का बहुत हुआ है वहाँ की, पे रट लो, पढ़ लो, असाइनमेंट जाके दे आओ, तो वो चेंज होने में टाइम लगेगा। बट अपने हाथ से जो अपना कोशिश करके आप सीखोगे, टूल्स यूज करके नई नई चीजें आ रही है। तो जैसे मोबाइल पे इंडिया वालों ने देखो कितना कितना पकड़ जमा लिया, अब किसान बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, तो उससे उनको फिर ये पता रहता है भाई कि कहाँ पे कितनी फसल डालनी है, क्या बीज बोना है। तो ये तो वैसे ही एआई भी सब जगह चेंज करेगा, कैसे करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी जल्दी आप अपना कंफर्ट बना लेंगे इन टूल से, उतना आपकी लाइफ आसान होगी, और हम्म, उतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। तो गेट अहेड ऑफ द गेम, लर्न 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 लर्न, हाँ, राइट। तो अब ये नहीं सोच सकते डिग्री मिल गई और जिंदगी भर हम रेलवे में वही करेंगे, तो किसी की किस्मत है उसे मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन सबको तो नहीं मिलने वाला। तो आईआईटी में जाना अब उतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि देखो आईआईटी एक तो बहुत सारे हो गए, पहले हमारे जमाने में 5 थे, हम्म, तो अब आईआईटी में जगह भी बहुत ज्यादा है, और फिर आईआईटी के बाहर वाले भी अच्छा करें। सत्या नडेला तो आईआईटी नहीं गए थे ना, हम्म, तो ऐसा नहीं कि केवल आईटी वाले अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत, आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और ऐसा नहीं कि सारे आईटी वाले अच्छा कर रहे हैं, तो भाई, तो ये बाकी चीजें फिर इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, हम्म। सीखने का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा काम आता है। आप कहोगे मैं बुढ़ा हो गया अब मैं सीख के क्या करूंगा, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। मेरे तो पिताजी 86 साल में AI सीख रहे हैं।
नहीं, नहीं, सही बात है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आई थिंक गॉन आर दोज़ डेज़ कि आप रिलैक्स नहीं हो सकते और ये अब थोड़ा नहीं होता। और दुःख की बात ये है कि दुःख भी है, आपको हर वक़्त हसल करना है, आपके पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, तो आपकी एंग्ज़ायटी लेवल्स और आपका स्ट्रेस लेवल्स भी ऊपर होने ही वाले हैं। अनसर्टेनिटी तो गोल्ड होने वाला गोल्ड स्टैंडर्ड में ये नहीं होता था। जब ये है। टेक और वेक नहीं था तो लोग रिलैक्स करते थे तभी अच्छी पेंटिंग्स बनती थी और मॉन्यूमेंट्स बनते थे। तो ख़ैर वो एक तो अलग मेरी डिबेट। मेरी एक सलाह है इस पे आखिरी हुँ, जाते-जाते कि भाई अगर आपको लाइफ में बहुत खुश हो और चैन है हुँ, और आपको इस चैन में बोरियत हो रही है कि आपको चैन से परेशानी है, तो क्रिप्टो ट्विटर पे चले जाओ। ठीक है? तो क्रिप्टो ट्विटर पे आपका सारा चैन चला जाएगा। किसी दिन आपको लोग बहुत खुश कर देंगे, "ओ तेरी सिक्का बढ़ गया, ओ तेरी" और किसी दिन अगले दिन गिर जाएगा तो कहेंगे अब दुनिया खत्म होने वाली है, साइकिल हैज़ स्टॉप्ड। तो आपको अगर अपनी खुशी से परेशानी है, तो क्रिप्टो ट्विटर पे टाइम स्पेंड करो। आपकी खुशी को हम रहने नहीं देंगे, बस इतना मैं जाते-जाते कहूँगा। ज़िंदगी में ब्लॉकचेन नहीं चेन होनी चाहिए। ब्लॉकचेन चैन। ब्लॉकचेन ओ मेरे दिल के चैन। विद दिस थॉट सर क्रिप्टो में तो चैन आने हुँ, वाला नहीं है। अब तो हाँ। मुझे आदत पड़ गई है, उसके लिए आप मेडिटेट करो। अरे आपका नाम ही वही है चैन चैन योडा। सर चैन तो मुझे चाराने का भी नहीं है, तब मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। चैन जोलुबिन को है, उनसे बात करो। Really, with this thought, thank you very much. I think this was such थैंक a यू वेरी fun. मच। And guys, if you really like this content, please do like and अजीत सर का मैं चेन योडा का मैं ट्विटर हैंडल डाल दूंगा और उनको आप प्लीज लाइक करें और फॉलो करें उनके और मैं उनके जितने भी रेलेवेंट हैंडल्स हैं क्योंकि इनका ट्विटर इज लाइक माइंड ब्लोइंग। कई बार आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, ग्रॉक से पूछना पड़ता है साइड में जाके कि ग्रॉक बताए क्या बोल रहे हैं। बट बता रहा हूँ, इनका ट्विटर हैंडल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो क्रिप्टो में। सो प्लीज गाइस सब एक बार फॉलो कर लेना। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। आप दुबई आइए, मिलेंगे कभी, चाय पीते हाँ, हैं। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? चलिए, कड़क शुक्रिया। थैंक्स। कड़क एकदम डोसे के साथ। बाय। डोसे के साथ। बाय।